कैश फ्लो रेशियो किसमें, थर्ड में ही है रेशियो भी, सेकंड कंपनी वाली अभी नहीं करवाई, फर्स्ट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट बुक पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई और थर्ड वाली भी कंप्लीट हो गई, चल रही है। रेशियो में आप नहीं थे इसमें, मैथमेटिक्स था आपके पास, रेशियोज में तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपने क्या क्या कर लिया, फर्स्ट बुक हो गई पूरी और थर्ड बुक हो गई, सेकंड अभी नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया सेकंड, स्कूल में स्टार्ट हो गई होगी और यहाँ यानी सेकंड बुक तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया ना यहाँ पे ना स्कूल में। पानी वो नहीं आता क्या, लड़का लड़का कोई नहीं आता मेरे को वो पियोन। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, इस हफ्ते तो छुट्टियां भी बहुत, इस महीने छुट्टियां भी बहुत हैं, दिवाली की भी 4-5 छुट्टियां हो जाएंगी। ये समझ में नहीं आता बायोटेक्नोलॉजी इसमें रखें तो गिर जाए। कितना टारगेट कितना है आपका, कितने मार्क्स लाने हैं, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर? वो तो टेस्ट हो गया ना आजकल, तो वो तो इसको काउंट ही नहीं करते, क्या करते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा। अच्छा आपका क्या टारगेट है, 85 क्या? आप कहाँ तक जा सकते हैं ये आपको नहीं पता। आपको क्या होता है जब हम दौड़ना चालू करते हैं ना, तब पता नहीं होता कौन जीतेगा, इवन लास्ट में ही पता नहीं होता कि अब, तब पता लगता है अच्छा मैं तो आगे आ गया हूँ, मैं तो जीत सकता हूँ, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, चले जाता है, मतलब मैक्सिमम बोला जाता है, कभी भी 90-95 नहीं बोला जाता, बट 95 प्लस का मतलब है कि देखिए 1-2 नंबर हो जाता है, मतलब सब करके आना है, और सब करके आना है तो 12th में ऐसा पॉसिबल है। प्रोफेशनल कोर्सेज में इन सब में जहाँ आपका ओपिनियन मांगा जाता है, जहाँ एक क्वेश्चन के आंसर ही 4-4, वहाँ नहीं हो पाएगा, बट यहाँ एक पैटर्न, ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक रेशियो का क्वेश्चन आएगा, एक आपका पार्टनरशिप में रेशियो का आएगा, एक एडमिशन का आएगा, गुडविल का आएगा, सब एक फिक्स है। थोड़ा बहुत क्या होगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 35,000 की जगह 45,000 लिख देगा और कुछ होने वाला नहीं। तो लास्ट टाइम का जो पैटर्न है 6 नंबर का, 6 नंबर के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मालूम है यही बनेगा बस, एवरेज मेथड आएगा तो ऐसा आएगा, ये चीज ऐड करनी होगी या ये घटानी होगा, फिक्स है। वो आपकी एजुकेशन भी नहीं है, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, वो तो एक रट्टाफिकेशन ही है। वरना अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको सोचना पड़ेगा, उसमें कभी आपके 100 भी नहीं आएंगे, 60, 70, 80 आएंगे, वही टेस्ट है। ये तो एकदम पैटर्न बना हुआ है आपका। इस चैप्टर में से 6 नंबर, पहले तो क्या होता था 100 मार्क्स का आता था, अभी 100 मार्क्स का नहीं आता, बल्कि ये आता है कि ये इसमें से 10 का आएगा, इसमें से 6 का आएगा, इसमें से 15 का आएगा, ये भी फिक्स कर, 15 में से भी इस चैप्टर में से 10 का आएगा, इसमें से 5 का आएगा, इसमें भी ऐसा आएगा, ये भी फिक्स है। तो आपको मालूम ही है ये आया एकदम से वैसे वैसे क्वेश्चन। कई बार तो आदमी बहुत बहुत जो ज्यादा रट्टाफिकेशन करता है ना, जिसकी मेमोरी पावर इतनी ज्यादा है कि बाद में क्या काम आएगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी बस मैं रट्टा लगा लूँ तो वो भी 100 ले आता है, उसको जब सीए में लाते हैं तो फिर वो कहता है अरे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक बेसिक नॉलेज नहीं, वो एक बस रट्टा। मैथ में भी होता है जैसे राम वाला क्वेश्चन, राम ने 4,000 रुपये की सामान खरीदा था, 10% प्रॉफिट हुआ, तो 400 रुपये प्रॉफिट हो गया, राम ने क्वेश्चन पेपर में तो श्याम आ गया, तो कैसे करे, तो वहाँ अटक जाएगा वो। लेकिन फिर भी चलो उतना नहीं, लेकिन कम से कम 4,000 आएगा तो भी कर देगा वो, या 4,000 की जगह 6,000 आएगा तब भी कर देगा, कि 4,000 का 400 होता है तो 6,000 का 600 होगा। लेकिन जहाँ आ जाएगा 5,990 है और 10% निकालना है, तो उसको इंटू 10/100 करना है, कुछ काम करना पड़ेगा, तो वहाँ वो अटक, तो वो उसमें भी इसलिए 60-70 नंबर उनके भी आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, 50 भी आ जाते हैं। और ये 12th का, खासकर 12th के आपके मार्क्स ना लाइफ में कहीं डिसाइड नहीं, 12th में 100%, 99% बच्चे जो पढ़ के भी लाते हैं, ऐसा नहीं है, जो पढ़ के लाते हैं जिसको सब कुछ आता है, ये तो उनके लिए आसान हो, तो उनके वो तो आगे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो एकदम पैटर्न पे चलते हैं कि सीबीएसई के पैटर्न में 95 लाने हैं, 6 नंबर का रेशियो का क्वेश्चन, सेक्रीफाइस रेशियो का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, ये गुडविल का क्वेश्चन, ये 6 का, 5 का, 3 का, 2-2 के हैं, 1-1 का है, ये आएगा इंपॉर्टेंट आएगा, 3 साल का वो कर लो, उनके आ जाएंगे 95, लेकिन लाइफ में वो सक्सेस नहीं, अटक जाते फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में वहीं भी अटक, बेसिक ही नहीं पता होता। तो दो तरह से पढ़ना होता है, क्योंकि आपका क्या है, देखिए आज आप 12th में 95% ला रहे हो, इंडिया में एजुकेशन और जॉब का लिंक कटा हुआ है। आप पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाए जरूरी, पढ़ के आपको ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान मिल गया, अब वो नौकरी के अलावा उन्होंने कुछ तो कर रखा है जीने के लिए भाई, या तो कुछ तो होगा, ये बिजनेस बढ़ेगा, चाहे बार्टर सिस्टम पे वापस आएंगे हम, नोट बंद होंगे, इकोनॉमिक्स भी क्लास है आपकी, वही बताऊंगा नोट क्यों छपते हैं, तो नोट बंद होंगे, लेकिन एक आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत तो रहेगी, तो खाना तो मिलेगा। अगर हमें कुछ ज्ञान है तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर हमने ज्ञान नहीं लिया और यही रट्टाफिकेशन कर लिया, तो बाद में ना तो हमें ज्ञान मिला, और ज्ञान में जो नंबर आए, नंबरों से नौकरी भी नहीं, क्योंकि बीकॉम करके भी नौकरी नहीं, सही बताऊं तो सीए करके भी नहीं, सीए करके भी 40,000 45,000 की पुरानी सीए के पास कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, चलो इस बार नहीं, अगली बार दे दो, अगली बार दो, 3 बार में करेंगे, पास तो हो जाएंगे। ज्ञान कहाँ है, सीए करके भी ज्ञान नहीं आता, ऐसा नहीं है कि सीए करके या तो ज्ञान आ गया, ठीक है बहुत आता है, बट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता।
सीए कहते हैं ना, ये तो अलग ही टाइप का सीए है। कंपनी के रिलायंस में जो सेलेक्ट होते हैं और जो कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, तो उनका ज्ञान अलग है। ठीक है, आपको साइन करने की डिग्री मिल गई, ठीक है, तो आप एक दुकान खोलो, दुकान मतलब ऑफिस दुकान ही हो गया, और आजकल तो वैसी दुकान हो गया, ढूंढना पड़ता है क्लाइंट, हमसे साइन करवा लो। तो कहने का मतलब है कि आपकी सक्सेस ज्ञान पे, डिग्री पे, नंबर पे नहीं करती, लेकिन अगर सिर्फ नंबर डिग्री लेते हो तब। लेकिन अगर ज्ञान के साथ डिग्री लोगे तो दोनों अच्छे हैं, फिर तो आप कह भी सकते हैं ना। नहीं तो अभी आपको ज्ञान मिल गया बहुत सारा, लेकिन अब जाके बोला मैं भी साइन कर दूंगा, तो बोला साइन कैसे कर देगा, सीए डिग्री तो है ही, डिग्री भी तो चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए, सबसे मेन चीज़ है ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक फायदा और भी है, जो आप पढ़ोगे वो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं 11th पास करनी है, 12th में ठीक है आपको कॉलेज में एडमिशन। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे सीए करते हैं और अच्छी जॉब पे लगते हैं वो कॉलेज जाते हैं। 90%, 10% ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, फिर आगे भी पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शनल है। पर जो बल्क जितने भी लोग कॉलेज जाते हैं ना, 80-90% ला के, या सीईटी में ला के, या पैसे दे के, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट जैसे भी कॉलेज में जाते हैं वो लाइफ में सक्सेस हैं, वो रेशो 10% है। 90% वो अपने अपना समय खो दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जो 99% लाता है 12th तक। अरे ये तो इसका नहीं है, इसका है। रमेश है मान लो, ये थ्रू आउट एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और इसने क्या किया, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक 99% मार्क्स, एग्जाम्पल ले लो, 99, 98, 97, मतलब ब्रिलियंट रहा है। ये सिचुएशन आपको क्या रिमाइंड करती है? तो ऊपर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रटने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, हर साल वो इतना रट रहा है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा था, बैठे बैठे मैं अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा था। मुझे ये बताओ, इसने कितने साल लगाए 12वीं पास करने? अच्छा, इसके हर साल 3 महीने बाद ही एग्जाम करवा देते हैं, और ये 90% भी ले आता, चलो 99 ना लाए। ये बच्चा, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एग्जाम की वेट कर रहा हो, अरे यार एग्जाम तो मार्च में होंगे, मेरे को तो सब आता है? क्या हमने इसकी जिंदगी खराब नहीं कर, क्या इसकी जिंदगी हमने स्कूल में खराब नहीं कर दी? एक आदमी की कितनी उम्र होती है, 70 लगा लो, 55 के बाद की भी निकाल दो, और 25 के पहले की भी निकाल दो, 30 ही साल हुई। ऐसे बच्चों की जिंदगी खराब, वो तो वेट कर रहा है, भाई पेपर हो तो मैं पास हूँ, मैं अगली क्लास में जाऊँ, मुझे क्यों तुम दूसरे के साथ घसीट रहे हो, एक साल में पेपर करवा रहे हो, मेरे 3-3 महीने में करवा दो यार। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान तो आप कभी भी अर्जित कर सकते हो, डिग्री के लिए समय बना हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 12th के होने तक वो अपना ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेते हैं पढ़ने में, बिजनेस भी कर रहे हैं। रिलायंस वाले को तो जरूरत भी नहीं है कि कहाँ पैसा लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, एमबीए करने की जरूरत है क्या उसको? तो प्रैक्टिकल लाइफ है, तो ज्ञान ज्ञान बढ़ाओ, तो उसके साथ एग्जाम सेकंड पार्ट। अब ये आज, पहले हम तो कहते थे कि बच्चा आईटी की नॉलेज 10वीं के बाद ही होगी, 12वीं के बाद ही कोर्स हो। एक फोन ला के रख दो घर में बच्चों को, आईटी पूरा आईटीशियन है वो, आईआईटीएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईआईटीएन है वो, और खुद नहीं पता वो कहाँ कहाँ क्या क्या वो डाउनलोड करेंगे, गेम खेलेंगे, उसके सब उसके मेनू से सब समझ जाएंगे, इधर जाने से ये होगा, हैंडल मुड़ेगा, ये गेम पूरा खेल लेंगे। ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता? कोई सिखाता नहीं है। तो क्या ये पढ़ाई हम 5वीं क्लास से आईटी में नहीं डालता? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने बना दिया कि भाई ये 10वीं में पढ़ेंगे, ये 11वीं में पढ़ेंगे, ये 12वीं में पढ़ेंगे। तो अब आपको ज्ञान, आपका जो आज तक का ज्ञान है, उस ज्ञान को पीछे जो छोड़ते आए हो, जो आप 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, उसको पहले तो पूरा करो। आपको अभी भी ऐसा होगा कि 11th में मुझे वो नहीं आता था, वो बड़ा मुश्किल है, 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, 6th क्लास में ये नहीं आया था। हिस्ट्री की मैं बात नहीं करता, हिस्ट्री में मुझे भी नहीं पता अकबर किसका बाप था और बाबर किसका बाप था। हिस्ट्री तो एक अलग बात है, हिस्ट्री तो हम नहीं भी पढ़ेंगे तो वो कोई क्रिएटिविटी नहीं होती हिस्ट्री कभी। जब हमें हिस्ट्री में आगे कुछ बढ़ना होता है तो चीज़ों को कैसे उन्होंने हैंडल किया था उस सिचुएशन को, अगर वो पढ़ेंगे तो होता है। जैसे जैसे कि 1920 में कोई आपदा आई थी और हमने उस समय उसको कैसे ठीक किया था, तो अब उसको कैसे ठीक करेंगे तो कुछ आइडिया लग सकता है। फिर हम देखेंगे कि वो समय कैसा था, अब समय कैसा है, तो तब तो ऐसा हो गया था, अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, कैसे, कम से कम एक ज्ञान तो मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री तो बिल्कुल बेकार होती है। मैं, हम तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का कोई मतलब नहीं, इकोनॉमिक्स के बिना आपका काम चलेगा नहीं। इकोनॉमिक्स अभी तो आपका कोर्स है, उतना ही पढ़ना है, बट इकोनॉमिक्स जिसकी अच्छी है वही अच्छा स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि घूम फिर के क्या होता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आगे सब लोग शुरू कर दें, एक दो बच्चे आ जाएंगे, चलो थोड़ा लेट आ रहे हैं। अभी आपकी फर्स्ट बुक हो गई है, ठीक है, क्या करूं, टेस्ट ले लूं? और थर्ड बुक हो गई है, जो हो गई है उसका टेस्ट ले लूं? रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या? ऐसे अपने शब्दों में बोलो, कोई वो नहीं है। अभी पढ़ना तो चल, लिखना लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या है रेशियो? एक्चुअली रेशियो भी उस चैप्टर का नाम नहीं होगा, अकाउंट एनालिसिस, ठीक है, रेशियो। अच्छा, कंपेयर, कंपेयर कैसे कैसे कंपेयर करते हैं?
पहले का डाटा और अब का डाटा, ठीक है, या अब का दो चीजों का डाटा, है ना। पहले तो मुझे मैथ का ही बताओ भाई, ये क्या है 2:3, इसका क्या मतलब है? तीन चीजों को दो, या कंपेरिजन में 3:2 या 2:3, डिपेंड करता है इससे उसका या उससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में है, क्या ये प्रॉपर फॉर्म है कि इम्प्रॉपर फॉर्म है? इम्प्रॉपर क्या होता है? हाँ, तो ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर। अब इस टाइप में और इस टाइप में लिख सकते हैं रेशियोज को। इस चैप्टर में आपके पास जो ये वर्ड्स हैं, ये मैथ के वर्ड्स आएंगे सब, प्रोपोर्शन, टाइम्स। टाइम का क्या मतलब है, अगर ये 2:4 है तो इसको हम इसका हाफ टाइम या इसका डबल टाइम 2 टाइम बोल सकते हैं। ये इसका 2 टाइम है या 2/4 है। तो किसी को हम टाइम्स में करते हैं, किसी को हम रेशियोज में ऐसे करते हैं, किसी को हम ऐसे कर लेते हैं, है ना, यही है बस। लेकिन आपने ये देखा कि इनको अलग अलग ऐसा क्यों बोला गया, ऐसे कुछ को ऐसे करना है, कुछ को ऐसे करना है, कुछ को ऐसे करना है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे आपके टर्नओवर में होते हैं, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये रेशियो टर्नओवर में होता है। तो क्यों हम उसको भी परसेंटेज में बोल सकते थे? बात तो वही है। 2 टाइम मतलब 50%, बात तो वही है। रेशियो तो सारे वही है, जिस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं उस बेस पे अच्छा लगता है बस। जैसे टर्नओवर की बेस पे करते हैं तो टर्नओवर हो गया, तो इतने टर्न, आप 1 लाख रुपए में एक साल में कितना बिजनेस कर सकते हैं 1 लाख रुपए से? क्या किस चीज पे डिपेंड करता है? हाँ। कितने टाइम सेल कर, मतलब इस 1 लाख का माल हमने खरीदा, फिर हमने इसको बेच दिया। अगर हमने इसको 3 दिन में बेचा तो साल में कितनी बार टर्न कर पाएंगे? 120 बार। लेकिन अगर हम रोज बेच दें इसको, फिर रोज नया माल ले आए, सुबह और शाम को बेच दें, तो 365 बार इसको हम टर्न कर पाए। इसी पैसे को हम अगर हर 1 घंटे में टर्न कर पाए और हम 8 घंटे काम करते हैं तो 365 इंटू 8, इतना ज़्यादा टर्न कर पाए। तो ये इस बात पे ही डिपेंड करता है कि टर्न कितनी बार हो रहा है। तो डेटर है, क्रेडिटर है, ये सब टर्न हो रहे हैं टर्नओवर के बेस पे, क्योंकि टर्नओवर पे डिपेंडेंट है। डेटर है, 1 लाख रुपए का माल बेचोगे, डेटर 3 लाख हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते, 1 लाख से कम ही रहे। अच्छा, अगर इसमें डेटर 20 लाख हुए, 1 लाख में से 20,000 हुए और आपको 80,000 मिलेगा, 20,000 इसमें से क्या है, डेटर। आपको कितना मिला? मान लो 1,10,000 का माल 1 लाख में 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, 1/10 हो गया, 90 आपको मिल गया, 20 नहीं मिला, 3 दिन बाद मिलेगा। इसने आपकी स्पीड कम नहीं कर दी, क्योंकि आप माल नहीं ले पाओगे। आप माल अगले दिन कितने का लोगे? 90 का। अब 90 का फिर बेचोगे, 3 दिन तक तो आपको 90 में ही बेचना पड़ेगा, या 90 में जो प्रॉफिट आएगा उसमें से भी फिर डेटर बनेगा, फिर 88 होगा, फिर 70 होगा, फिर 1.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये भी 20 दे देगा। 1/10 में बेचोगे फिर 20 ये भी दे देगा। क्रेडिटर, अगर यही माल आपको 50,000 रुपए उधार में मिलने लग जाएगा तो आप क्या करोगे? पहले दिन 2 लाख का ले लोगे, 2 लाख का माल ले लोगे ना, 2 लाख का लोगे तो 2:20 में बिक जाएगा, यानी कि पहले आपका टर्नओवर ही डबल हो गया शुरू से। तो क्रेडिटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, ये सब टर्नओवर इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको टर्नओवर से लिंक करते हैं। तो टर्नओवर तो हम रेशियो जैसे हमें आसान लगता है वैसे ही परसेंटेज में लिख सकते हैं, और कई जगह तो परसेंटेज में लिखा आता है। जैसे डेटर उसका 30% है, सेल का 30% डेटर है, आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है, कोई फिक्स थोड़ी है कि टर्नओवर में ही नहीं जी, क्वेश्चन पेपर वापस ले जाओ, टर्नओवर में लिख के लाओ तब क्वेश्चन करेंगे, ऐसा। ये सब परसेंटेज भी है, ये रेशियो भी है, ये ऐसे रेशियो के टाइप में भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन के टाइप में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। मेन है इनका पर्पस, पर्पस क्या है, और ये पर्पस जो हमें बताते हैं, ये पर्पस का बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको एनालिसिस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दो आप, रेशियो पे नहीं। रेशियो क्या है? कैलकुलेशन। और ये एनालिसिस क्या है? यही तो है ज्ञान, मेन ज्ञान तो यही एनालिसिस। रेशियो तो कोई भी निकाल देगा, 7th के बच्चे को दे दो कि डेटर इतने, टर्नओवर इतनी है, डेटर टर्नओवर कितना होगा, तो बता देगा 8 टाइम। अब 8 टाइम बता देगा, लेकिन उसको ये समझ नहीं आएगा डेटर क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, लेकिन कह देगा 8 टाइम। होता क्या है मुझे नहीं पता। अब साइंस में कोई आगे कहे केमिकल में कि ये डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड मतलब नहीं पता। अब साइंस के 10 तक पढ़ी है तो मानो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोनाडेका। तो अब ट्राई ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड के 2, तो वो रेशियो ही है एक तरह से। तो रेशियो साइंस वाला आपको नहीं पता होगा, जबकि वो रेशियो ही है। वो कहेगा रेशियो भी नहीं आते इसको, तो रेशियो तो आते हैं भाई, लेकिन रेशियो किन चीज़ों पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। अब हम कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो उस चीज़ का भी हम यहाँ पर हमें एनालिसिस होगा तो हमें अकाउंट्स का हमें पता होगा, ये अकाउंट्स की चीज़। अगर 11th में आपने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ढंग से की होगी तो रेशियो आपको समझ में आ जाएगा। एक आप करो प्रॉफिट एंड लॉस, एक आप बनाओ बैलेंस शीट। कुछ रेशियो होते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और कुछ होते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड। क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का ड्यूरेशन क्या होता है? 1 ईयर। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम?
मैं इसको ईयर नहीं लिखता, अभी लिख दिया ईयर, लेकिन पीरियड एंडिंग। कभी कभी 9 महीने का ही बना सकते हैं हम, कभी 6 महीने का बना सकते हैं। कंपनी नई शुरू हुई है 6 महीने का बनेगा, जून में शुरू हुई है तो 9 महीने का बन जाएगा, बट पीरियड एंडिंग। लेकिन अगर चल रहा है बिजनेस पुराना है तो साल का बनेगा, तो साल का बन गया, लेकिन ईयर आता है, एक ड्यूरेशन होता है, ब्लॉक पीरियड होता है, एक दिन का नहीं होता। और बैलेंस शीट क्या होती है? एज एट, आज हमारे पास क्या है और हमें क्या देना है, ये होती है आज के लिए। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हम आज कहाँ पर, और ये हमारा सब बताता है कि हमने इस दौरान क्या किया, एक साल के अंदर हमने क्या किया। तो देखो, अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दूं फिलहाल, ठीक है, तो इसमें एक तो बनता है आपका ट्रेडिंग और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ट्रेडिंग हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट में ये तो होती है आपकी कैपिटल, वही कैपिटल आपकी जो प्रॉफिट जोड़ जोड़ के बना है वो होता है रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस बोल दो। और इधर होते हैं आपके पास लोन्स, और लोन्स के बाद करंट लायबिलिटी। और इधर आपके पास होती हैं एसेट्स। एसेट्स में मैं फिक्स्ड एसेट्स बोल दूं, जो कितनी तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद मैं लिख दूंगा तो इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद मैं अगर लिखूं तो करंट एसेट्स। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया आपको समझाने के लिए, ये फॉर्मेट टिपिकल फॉर्मेट बना दिया है। कई बार वर्टिकल बनाते हैं, किसी में हॉरिजॉन्टल बनता है, पर ये यहाँ पर ये चीजें आती हैं। ट्रेडिंग में मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज जो है उसमें क्या क्या आता है तो आपको मालूम है? 11th किए हो ना? 11th अच्छे से किए हो? नहीं किए? 11th में आर्ट्स था, कॉमर्स नहीं था, पढ़े नहीं थे तो पास हो गए। बेटा 11th तो पढ़ना, तो 11th कैसे पढ़ोगे? अच्छा 11th आप कितने दिन हो गए आते हो? 4 महीने। तो 11th आपको नहीं आता 11th की बुक? अच्छा। अच्छा, मेरे से ना एक बच्चे ने पूछा था कि मेरा मैथ ठीक नहीं है तो मैं सीए कर सकता हूँ कि? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने, तुम्हारा मैथ नहीं था तो कब तक था? 10वीं तक तो होगा, 10वीं तक था, उसके बाद नहीं था। और 10वीं तक भी था पर समझ नहीं आता। ठीक है, अब समझ नहीं आता था, अब क्या करें? कर सकता है वो सीए? कितने साल लगे? हाँ। अब शुरू में तो क्या था कि सबसे पहले तो वो जरूरी था कि एक साल में ही पहली पास होगी, फिर एक साल में दूसरी पास होगी, उसके बाद मजबूरी थी 12 साल वाली जो मैंने अभी बताई आप। अब तो कोई मजबूरी नहीं है, अब आपको डिग्री थोड़ी लेनी है 11वीं की, 11वीं तो हो गई ना, डिग्री तो मिल गई, अब तो 12वीं में पेपर देने ना आपको, लेकिन 11वीं तो आप सीख सकते हो, तो आप बुक खुद पढ़ सकते हो। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, कुछ भी आप काम करो आपको खुद ही करना। आप ट्यूशन के भरोसे रहोगे नहीं हो, ट्यूशन से आपको सिर्फ थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, वो भी अगर आप घर पे नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आपको यहाँ पर भी टाइम पास लगे। जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं, पढ़ने के लिए पता क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, मैथ की बुक हो गई, अकाउंट्स की बुक हो गई, वो पहला प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं। 4.1 4.2 ये भी आती है। अरे आपको अब मैथ की जो बुक होती है ना, उसके मुश्किल से 6-7 पन्ने में पूरी क्लास का मैथ होता है। एक एक पेज पे फॉर्मूले होंगे, उसको समझाया गया होगा, उसको उसके बाद वो एग्जाम्पल है 100। और एग्जाम्पल 100 क्या करेंगे करके? भाई पहले एक पन्ना वो तो पढ़ लो जिसमें उस एग्जाम्पल जिस पे बेस। मैथ की इतनी कम पढ़ाई है पूछो मत। तो अकाउंट्स की भी है, लेकिन ठीक है अकाउंट्स नहीं आएगा ऐसा पढ़ने से। 11th की आपको ट्यूशन रख, सुबह दोपहर पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो या कहीं भी घर पे पढ़ो। 11th की अकाउंटेंसी इतनी जरूरी है बेटा, आप जिंदगी में कॉमर्स में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने 11th नहीं की तो कॉमर्स में कुछ नहीं कर, फेल हो जाते हैं सीए में टॉपर 12th में नंबर लाए हैं, वो भी नहीं, सीए होती ही नहीं उनसे। 11th की बुक पढ़नी पड़े, वो बात अलग है। सीए की जो फर्स्ट फाउंडेशन है उसमें 11th के लिखा रहता है तो उसको रिवाइज कराते हैं, पर वो रिवाइज कराते हैं, लेकिन बेस यही है, ये सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको। ये पढ़ ली तो जिंदगी में कॉमर्स में कभी नहीं अटकोगे। बाद में घूम घूम के बोलोगे अरे ये चीज़ तो हमने 11th में पढ़ी, उसको यहाँ अच्छे से फिर याद होगी, फिर पलट पलट के पढ़ोगे उसको। हम भी, कोई नहीं समझता, हमने भी नहीं समझा था, हम भी फिर पलट के पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे। ये नहीं है कि ठीक है नहीं आता है। तो 11th तो बहुत जरूरी है। 11th बड़ा आसान, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। पहले उसको क्या करो कि आप एग्जाम्पल से शुरू कर दो, या ट्यूशन करो या कुछ भी करो। 11th के बिना 12th क्या, 12th रट लोगे, 12th नहीं आएगी। बेस तो 11th ही है। ये आपको प्रॉफिट लॉस आता है? नहीं बनाना नहीं आता। तो 12th का आप 4 महीने हो गया, 12th में आपको समझ में आ रहा है? 12th का सब आधा आधा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। डेबिट क्रेडिट आता है, डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, एबीसी पार्टनर, ये सब गुडविल वगैरह सब आता है। अच्छा ये मुझे बताइए अब मेरे, हाँ मतलब ज़्यादा चैप्टर नहीं करने हैं आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट क्रेडिट रूल्स, फंडामेंटल, उसकी थ्योरी, ये सब पढ़ना है। फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ना, सारा ही पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलेशन नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ोगे फिलहाल चल जाएगा, बट आपको डेबिट क्रेडिट के लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर लेजर पोस्टिंग, बैलेंस शीट, ये चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, फिर ये समझ में आएगा। अभी तो मैं ये करवा ही नहीं रहा हूँ डेबिट का, मैं तो वैसे वो बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है? आता है, आता है, आता है आपको क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ आप, अगर मैं कहूँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आता है, फिर नहीं आता है तभी तो है, नहीं आता है तभी है ही। आता होता तो आपको बोलो सर पता नहीं क्या होता है, समझ में। चलो अब देखो जादू दिखाता हूँ आपको आज।
मैंने 10-10 हज़ार रुपए के 10 टीवी, क्लियर है। मेरी परचेज कितनी है, कितने टीवी है मेरे पास, क्लियर। मैंने 5 टीवी 20 हज़ार रुपए के हिसाब से बेच दी, सेल कितनी है, क्लियर। अच्छा ये मैं ट्रेडिंग किसको बोलते हो आप, लेन देन, मतलब परचेज सेल लेन देन। अच्छा इसमें से कितने टीवी का लेन देन किया मैंने, पक्का 5 का लेन देन किया, 5 का ही लेन देन किया ना, लेना लेना लेन देन नहीं है ना, लेना और देना लेन देन है ना। कितने का लेन देन किया, 5। कितना आना चाहिए यहाँ, अब ठीक है। अब प्रॉफिट 50 हज़ार आ गया, देखो जो 5 टीवी बेचे उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, 50 हज़ार प्रॉफिट आ गया। कहाँ आया क्लोजिंग स्टॉक, बताओ मुझे जरा। बचने को छोड़ो ना, आपको तो लेन देन पे प्रॉफिट चाहिए, लेन देन पे प्रॉफिट 50 हज़ार हुआ है, हो गया, खत्म। बाकी क्यों क्यों लिखना है, बाकी वही तो बोल रहा हूँ, नहीं आना चाहिए यहाँ। नहीं आएगा बेटा, आएगा ही नहीं। आप गलती क्या करते हो, आप इसको 1 लाख लिख देते हो, तो इसको हटाना पड़ेगा 50 हज़ार। आप हटाते हो इसमें से, मैंने ऐसे काट दिया, आपने यहाँ लिख के इसको काट दिया, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ लिखते हैं, ये नहीं आना चाहिए, आ गया, इसको हटाया है यहाँ से हमने। तो जो ट्रेड पे जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट ट्रेड वाला 50 हज़ार, समझ में आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, जबकि आ गया, उसमें इंक्लूड हो गया है, उसको हटाना है हमें, तो हमने यहाँ लिख दिया, हट गया, क्लियर है। 11th में आपको प्रॉब्लम आती होगी फायर वाले, स्टोक फायर हो गया, एबनॉर्मल लो, ठीक है। चलिए एक टीवी जल गया, एक टीवी खराब हो गया, जल गया, आग लग गई, एक टीवी खराब हो, क्लियर है। ट्रेड कितने से किया, वही 5 से, 5 ही आने चाहिए यहाँ, आगे कितने 10। अब 4 तो हमारे पास स्टॉक बचा है, तो यहाँ पे बचने कितने चाहिए क्या, यानी कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितने की होगी, 6 टीवी की कॉस्टिंग होगी, सिर्फ 4 की नहीं होगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट सिर्फ ट्रेड पे चाहिए। तो हम यहाँ पे लॉस वाला भी लिखेंगे और स्टॉक वाला भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस वाले का भी हमने लेन देन नहीं किया, और स्टॉक वाले का भी लेन देन नहीं किया, तो ये एक्चुअल में फिर से 50 हो गया ना, क्लियर। तो वो भी यहीं पर आएगा, क्योंकि हमारा माल जल गया है, माल जल गया है तो हम ट्रेड नहीं कर पाए ना। ड्राइंग्स, प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स कर ली, घर पे उठा के ले गया टीवी, ड्राइंग्स भी बेटा यहीं आएंगी, कभी देखा है ड्राइंग्स को यहाँ लिखते ही, हाँ, तो ड्राइंग्स भी यहीं आएंगी। ये 4 टीवी है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60 है, 1 लाख है तो 60 हज़ार हो गया कि नहीं हो गया। 4 टीवी बेचे, इसका मतलब 4 इंटू 20 80 के, 1 40, 1 40 में से 50 के 90, जो भी हुआ, मतलब यहाँ ड्राइंग्स भी आएगी, मतलब जो माल जिससे हम ट्रेड नहीं कर पाए वो यहाँ आता है, इसलिए आता है क्योंकि परचेज में इंक्लूड हो गया, नहीं आना चाहिए, वो आ गया है, इसलिए उसको यहाँ लिखो, क्लियर है। अब ये जो ड्राइंग्स है ये तो चली जाएगी प्रोपराइटर के अकाउंट में, ये जो लॉस है ये चला जाएगा वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस तो हो गया ना हमारा भाई। ये तो हमने यहाँ सिर्फ इसलिए लिखा कि हम ट्रेड पे प्रॉफिट निकाल पाए, ट्रेड के बाद जो लॉस हुआ वो तो यहाँ आएगा, और स्टॉक हमारा कहाँ आएगा, वो अगले साल के उसमें आएगा, क्लियर है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट की थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे हमने एडीज उसके लिए सैम्पलिंग के लिए माल बांट दिया, एक टीवी हमने ऐसे गिफ्ट दे दिया, वो भी यहाँ आएगा, सब कुछ यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें कौन सा चाहिए, इसमें से निकालना है सब कुछ, सिर्फ जो बेचा है ना उस बेचने की खरीद आनी है, बाकी सब निकालना है, तो सब यहाँ है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रेडिंग चाहिए, नाम क्या है, ट्रेडिंग। जो ट्रेड ही नहीं हुआ उसको हटाओ, हटाओ मतलब यहाँ लाओ दो, उसमें से परचेज में से लेस कर दो, क्योंकि हमारी आदत है परचेज को शुरू में लिख देते हैं, खरीदते लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे तो आएगा 1 लाख। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ आता है ताकि हट जाए जो आ गया है वो, और हमारा सही प्रॉफिट आ जाए, क्लियर है। इसका मतलब जब भी हम ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेड का पार्ट नहीं। तो अगर सेल दी हुई है, परचेज दी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, क्योंकि परचेज में से स्टॉक घटा देंगे, क्योंकि वो हमने ट्रेड नहीं किया, क्लियर। और सेल हमने दी हुई है जो ट्रेड किया, तो सेल परचेज को मैच करेंगे, इसको क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। और आपने 11th में क्या पढ़ा था, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ी थी ना। सारी कंसेप्ट आपको सीए फाइनल तक सारी कंसेप्ट ही है और कुछ है ही नहीं। 11th में पढ़ी 12 कंसेप्ट है, वही है और कुछ नहीं। वो अगर आती है आपको उसके एग्जाम्पल, अकाउंट्स उसके बिना होता ही नहीं। वो कहते हैं वो तो थ्योरी है, ये अलग है वो अलग है, अलग कहाँ है, मैचिंग कंसेप्ट नहीं है। क्या हमने टीवी से टीवी को मैच नहीं किया, क्या हमने जिस टीवी को बेचा उसकी परचेज ही लेनी थी, वही ली ना, ज्यादा तो नहीं ली। यहाँ 10 ले लेंगे और वहां भी 5 ले लेंगे तो प्रॉफिट तो जीरो हो गया, 1 लाख की सेल, 1 लाख की परचेज, प्रॉफिट जीरो। लेकिन मैच करना है, उस गुड्स को उस गुड्स से मैच करना है। मैचिंग का मतलब जिस चीज की इनकम आ गई उसी का एक्सपेंस आए बस, और जिसका एक्सपेंस आ गया उसकी इनकम जरूर आए, जो टीवी बेचा है उसकी इनकम जरूर आए, उस इनकम का एक्सपेंस जरूर आए, दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज हम खरीदते हैं वैसे ही नहीं बेचते, उसमें कुछ ना कुछ काम करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग के साथ साथ ट्रेडिंग के एक्सपेंस भी आ जाते हैं। हालांकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं होते।
इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बनता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के रेशियो आपकी कोर्स में शायद नहीं है, और होंगे तो वही बना लेना। ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। मैं इनके अगर नाम समझ जाओगे ना तो फिर आपको रेशियो में कहीं अटकोगे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। अच्छा ये जो मैंने परचेज में से ये जो स्टॉक हटा दिया, इसको मैं क्या बोल दूं, बेचे हुए माल की लागत। मतलब 1 लाख के टीवी खरीदे थे, 50,000 के बच गए, तो कितने के बेचे, 50,000। जो बेचे वो कितने के खरीदे थे, जो 1 लाख के बेचे हैं वो कितने के खरीदे थे, 50। ये वो है जो बेचा था उसकी क्या लागत है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे आती है, ये आती है परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब एक्सपेंसेस मैंने एडजस्ट नहीं की, नॉर्मली बता रहा हूँ। तो मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, 1 लाख, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 50 है। जो बेचा उसकी लागत चाहिए हमें। अरे एक टीवी 20,000 का बेच रहे हैं, 10 का खरीद रहे हैं, तो वो टीवी जितने में बेचा उसका प्रॉफिट तो 10 ही निकलेगा ना भाई, दूसरा खरीदा वो अलग बात है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, सेल से ही रेशियो निकाल दो। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो, प्रॉफिट आ गया। 1 लाख में से सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दोगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया। फिर स्टॉक का कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन के लिए दिया हो सकता है, स्टॉक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई स्टॉक भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है और सेल भी दी है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर लिखोगे, उधर क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, ग्रोस प्रॉफिट निकालो। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो यही है, परचेज माइनस स्टॉक ही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1 लाख टीवी माइनस 50,000 के बच गए, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, घटा चुके हैं। और इसको बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लिखती भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक को लिखती भी नहीं है। कैसे लिखती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना, सेल्स इतना और प्रॉफिट इतना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना माल बच गया तो बिका इतना था, तो इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट इतना। दिखाते भी नहीं, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि परचेज जो कंपनी परचेज लिखती है वो दिखाती है। तो यहाँ परचेज, कई कंपनी क्या करती है, परचेज यहाँ लिखती है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देती है, सेल से मैच करके प्रॉफिट निकाल। क्लियर है। तो ग्रोस प्रॉफिट का अगर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग, लॉस बाय फायर और सैंपलिंग। जो भी आइटम आपने दे दिया है वो आइटम की लागत हटा दो, जो आइटम हमने खरीदा है, जो बेचा है, वो जो खरीदा था उसका कंपेरिजन ही, उससे जो डिफरेंस है ग्रोस प्रॉफिट है, वो आपका ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर। अब देखो परचेज टू सेल रेशियो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू सेल रेशियो, ये तो आप कर सकते हो आराम, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम इसमें, ये सब एक्सपेंस क्या है, इन एक्सपेंसेस का नाम क्या है, इन एक्सपेंसेस का नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जिस कंपनी का एक चीज जितने में बिकती होगी उस हिसाब से उसका जीपी निकले। जैसे यहाँ पे जीपी कितना निकल रहा था, 50%, सेल 20,000 है और कॉस्ट 10,000 है, तो 50% जीपी रेशियो निकल रहा था, तो जीपी रेशियो क्या आ जाएगा, 50%। और उसके बाद क्या आएगा, खर्चे निकलेंगे, तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा। तो जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर 70% हैं तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 70% किसका कर रहे हो वो मैं बता देता हूँ क्लियर एक बार। हाँ, जैसे ग्रोस प्रॉफिट का था, तो अगर मैं टोटल को देखूं तो ये भी ऑपरेटिंग ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग का तो ये बेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये है नाम, लेकिन उनका क्लियर नाम है, वो तो है ही ऑपरेटिंग। काम तो हम करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, ग्रोस प्रॉफिट भी। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो 50% तो खर्चा ऊपर ही हो गया, खरीदने में ही बच गया 50। अब 50 का 70% 35,000 यहाँ हो गया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम बोलते हैं वो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई सेल्स। तो सेल्स के हिसाब से हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, ये ऑपरेटिंग है। क्लियर। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम बताओ क्या क्या है, सैलरी है और रेंट है और कार्टेज, कार्टेज ऊपर आएगा, फ्राइट एंड कार्टेज। तो ये सब जो एक्सपेंस है आपको पता ही है, इन सब का अलग अलग भी निकल सकता है। जैसे रेंट टू सेल्स रेशियो, ठीक है, रेंट टू सेल रेशियो, और क्या बताया आपने, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी टू सेल्स रेशियो, ये 1%, 1.5%, 2%, ऐसे ये भी अलग अलग होते हैं। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में वही होगा। तो ऐसा पूछते नहीं है, सीए में पूछेंगे, बट यहाँ 12th में नहीं पूछेंगे। 12th में क्या पूछेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो। क्या पूछेंगे, नेक्स्ट पेज किस पे, क्या पूछेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। चलो, अगर सेल्स 1 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000, ग्रोस प्रॉफिट 50,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000, तो नेट प्रॉफिट कितना है, 15,000। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ, 15%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कितना हुआ, 35%, और ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, क्या 100% हो गया, समझ में आ गया। इस 35 को अलग अलग भी बोल सकते हैं, रेंट टू सेल्स, ठीक है, रेंट टू सेल्स, जो है टेलीफोन टू सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी टू सेल्स, ये बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कितने परसेंट है, 35%। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो ये साइलेंट होता है। अगर आपसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछा जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। क्लियर। अगर आपसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछेंगे तो ये क्या है, ऑपरेटिंग
एक्सपेंस रेशियो। क्यों बताया मैंने ये? इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं होते, बिना ऑपरेटिंग वाले भी। अगर यहाँ पर मैं 30,000 कर दूं इसको और 5,000 नॉन ऑपरेटिंग कर दूं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ? 30%। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है और 100 नहीं बन रहा है, तो नॉन ऑपरेटिंग भी है 5%। क्लियर है? अगर आपको दिया हुआ ऑपरेटिंग रेशियो और जीपी बताओ, जीपी भी दिया है और ऑपरेटिंग रेशियो भी बताया, तो डिफरेंस वो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग भी होगा 5। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी उसमें साइलेंट रहता है पर ऑपरेटिंग। तो ये सब तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हो गए। तो कौन कौन से रेशियो हमने देखो यहाँ पर प्रॉफिट के किए? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ये सब हम परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है, कैसे भी बताओ, जनरली ये परसेंटेज में बताते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में दिया है दूसरे तरीके से तो कोई प्रॉब्लम। अगर ऐसा दिया है कि वो दो गुना है उसके, 30% नहीं दिया और बोल दिया कि 3 टाइम्स है, या उसके 3/7 है या 3/10 है, ऐसा दिया होगा तो वो भी चलेगा ना, हमें क्या दिक्कत है? मैथ के स्टूडेंट है तो परसेंटेज जनरली, आपने इसमें बुक में भी देखा होगा, जनरली लिखा होता है, जनरली ये परसेंटेज में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, तो परसेंटेज में जनरल। तो ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इससे आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो अगर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो दिया है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो भी तो यहाँ पर 50% है। अगर जीपी भी 50 है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 50 है, तो इसको दोनों को जोड़ मत लेना, इसी का जोड़ 50 यहाँ तक है, इसी को हमने नीचे जोड़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 35 प्लस 15। क्लियर बेटी? क्लियर है? तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को हमें पूरा पढ़ना चाहिए। 11th का प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जो आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस, इस तरह से इस रेशियो को पढ़। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं बैलेंस शीट वाले पे। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखिए ये क्या है? कैपिटल। कंपनी में ये शेयर कैपिटल भी होती है, मेन बात तो कैपिटल सही है, और इसमें रिजर्व भी है, तो ये भी रिजर्व है। तो ये सब हमारा पैसा है। ये हमने बाहर से लोन लिया है, बोरोविंग्स, बोरोविंग्स बोल सकते हैं, लोन्स बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड बोल सकते हैं, डेप्ट बोल सकते हैं, नाम तो बहुत है, और 11th में ही दिया हुआ है सब कुछ, नाम सारे 11th में अगर आप पढ़ोगे तो इनके बहुत सारे नाम। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल है, और इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स। अच्छा, इसका ना रेशियो होता है, एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं कि सही क्या है। सही रेशियो क्या होता है? चलो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का रेशियो है करंट रेशियो। ठीक है, तो इसका सही रेशियो जनरली आपने पढ़ा होगा, कर चुके हो ना बुक, मैं तो थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहा हूँ। इसका सही रेशियो क्या होता है, आप भी कर चुके, थर्ड बुक। इसका सही रेशियो क्या माना जाता है? 2:1, 3:1, क्या माना? 3:1। तो देखो ऐसा 2:1, 2:1 जनरली माना जाता है, क्योंकि हमें जितना देना है वो कम होना चाहिए, लेना ज्यादा होना चाहिए, तो हम कभी अटकेंगे नहीं। आपने कभी सुना है आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए की मशीन आएगी, उस मशीन से आप बहुत पैसे कमा सकते हो, तो आपने ऐसे सुन के ना 1 करोड़ की मशीन ले ली। अब रॉ मेटेरियल के लिए उसमें पैसा नहीं है, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो लोग क्या मशीन लेके जाएंगे? नहीं, बन ही नहीं रहा। तो आपको वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल होती है, इसके लिए पैसा चाहिए आपको। और कभी भी बिजनेस में आप, अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपका पैसे भी हैं, और कोई 50,000 रुपये मांगने आए, वही आपकी बेइज्जती कर दे, अच्छा लगेगा? तो आपके लेने ज्यादा होने चाहिए, देने कम होने, तो बिजनेस में ऐसा रहता है। तो 2:1 का रेशियो सही है, बट ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कोचिंग बिजनेस में क्या होगा? कोचिंग बिजनेस में तो 2:1 सही नहीं, और कुछ बिजनेस में तो 5:1 भी अच्छा है भाई, ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। कोचिंग बिजनेस में तो एडवांस फीस देके एडमिशन होकर काम चलता है ना, उसमें कहाँ आपने लेन देन रहता है, तो वो तो कैश ही इतना ज्यादा, करंट एसेट्स बहुत होती है, लायबिलिटी होती ही नहीं, तो बिजनेस टू बिजनेस भी रहता है। बट ये जो एनालिसिस है, इस बैलेंस शीट रेशियोज होते हैं सब, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा अपना पैसा उतना नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम क्या कर पाएंगे, लोन से भी काम चलाना चाहिए, हमें लोन सस्ता मिलता है। हमारी पूंजी की कैपिटल अगर हम 15% कमाते हैं, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ये अभी नहीं करोगे तो आगे किसी दूसरे सब्जेक्ट में अटक जाओ। मान लो हम अपनी पूंजी पे 15% कमाते हैं, ठीक है, और बैंक हमें 8% पे लोन दे रहा है। लोन लेना अच्छा होता है क्या? लोन लेना तो कहते हैं ना अच्छी बात नहीं है लोन लेना, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो हम 8% पे लेके और 15 कमा रहे हैं। नहीं, हमारे पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ पे कितना कमाएंगे हम? 15% के हिसाब से 15 लाख। लेकिन अगर हम 1 करोड़ का लोन ले लेंगे तो कितना कमाएंगे? 15 दूनी 30, 2 करोड़ हो गए ना। कमाने की ये तो हम, कमाने की रेट तो हमारी 15% है, 30 कमा लिया, उसमें से 8 दे देंगे बैंक को वापस, लो भाई अपना ब्याज, कितने बचे? तो 7 बचे ना, यानी कि 15 में से 8 घटा देंगे, 7% का तो हमें एडवांटेज मिल रहा है ना। तो अगर इसमें फर्क है हमारे कमाने में, तो लोन लेना चाहिए। लेकिन अगर लोन ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं? कमाने के लिए लालच में तो ले रहे हैं लोन कि कमाएंगे अच्छा, लेकिन वो आगे खड़ा हो जाएगा, भैया पैसा दे, मेरे को आज ही चाहिए, तो आपने तो चीज खर्च कर दी है, वो अब तो आप प्रॉब्लम करेगा। तो और भी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि लिक्विडिटी, कहाँ से ले रहे हैं, रेट क्या है, टर्म्स क्या है, वो टर्म्स पे सब डिपेंड करता है। बट इसका जो रेशियो होता है, ये होता है ऑन फंड और डेप्ट फंड का, कि भाई हमारा कितना पैसा लगा है और उनका कितना लगा। लेकिन अगर हमारा कम लगा हो, उनका ही ज्यादा लगा हो, तो फिर हम क्या कमाएंगे? बहुत कम। तो ये डिपेंड करता है। तो ये एक रेशियो क्या कहते हैं इसको, डेप्ट और
इक्विटी, इसको हम इक्विटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्ट। यही पढ़ा है ना आपने, लॉन्ग टर्म है ये डेप्ट है, और ये इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है, देखिए इक्विटी जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे तो इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या है, अपना पैसा, मतलब उसमें इक्विटी शेयर भी है, उसमें प्रीफरेंस शेयर भी है, और प्रोप्राइटर है तो उसमें प्रोप्राइटर कैपिटल है, पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनरों को कैपिटल है, रिजर्व है, ये सब इक्विटी है। आप बेटे आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट बुक हो गई समझ में आई पूरी, और थर्ड वाली भी आ रही है, अभी चली रही है अभी तो ना। तो रेशियो कर चुके आप, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। दो तरह से निकलता है, शेयर होल्डर फंड बोल दो, कंपनी है तो ये शेयर होल्डर फंड भी इसको कहते हैं, इक्विटी भी इसको कहते हैं। इक्विटी में रिजर्व मिलाकर आता है, ये रिजर्व और ये अपना ही पैसा है, किसी को देना नहीं, ये अपना पैसा है, ये बाहर का। तो इसका जो रेशियो निकलता है, एक तो डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी, एक तो ऐसे निकलता है, और दूसरा कभी कभी डेप्ट डिवाइडेड बाई डेप्ट प्लस इक्विटी भी निकलता है। दो टाइप से इसको हम निकाल, लेकिन दोनों तरह से जब निकालेंगे तो क्लियर लिखा होगा, बुक में कभी लिखा होगा डेप्ट टू टोटल इक्विटी, टोटल फंड। तो टोटल फंड मतलब जितना भी बिजनेस में पैसा लगा उसमें से हमारा कितना है और हमारा और उनका कितना रेशियो लगा, दो अलग चीज, समझिए ना। मतलब कि एक बच्चे का वेट है 50 kg, दूसरे का 60 kg है, तो एक रेशियो तो 5:6 हो गया। एक हो गया कि टोटल वेट में से इसका कितना है, यानी 50/110, मतलब टोटल दोनों का वेट 110 है, जिसमें से 50 इसका, तो ऐसे भी निकाल सकते। तो 110 में से 50 मतलब देखो 50% से कम है, इसका 50 से ज्यादा है, तो एक वो भी एनालिसिस हो सकता है, और एक ये भी एनालिसिस हो सकता है कि ज्यादा किसका है। तो आपस में कंपैरिजन, और इसका टोटल से कंपैरिजन, और इसका भी टोटल से कंपैरिजन। तो डेब्ट टू टोटल फंड, इक्विटी टू टोटल फंड, और डेब्ट बटे इक्विटी, ये तीनों रेशियो निकल। लेकिन एग्जाम में अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया है तो सिर्फ डेब्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी ही होगा। लेकिन अगर आपको लिखा है डेब्ट टू टोटल फंड या इक्विटी टू टोटल फंड, तो मतलब डेब्ट डिवाइडेड बाई डेब्ट प्लस इक्विटी, और इक्विटी डिवाइडेड बाई डेब्ट प्लस इक्विटी। क्लियर है, टोटल का मतलब दोनों समझ रहे हो, टोटल मतलब 110, ये भी हो सकता है। ठीक है, डेब्ट इक्विटी हो गया। अब और कौन सा रेशियो है यहाँ पर, और रेशियो ये है कि देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स हैं जो लिक्विडिटी के हिसाब से रखी जाती है। लिक्विडिटी मतलब जल्दी जो कैश में बदल सकते। कौन कौन सी होती है एसेट्स में, डेटर्स, इन्वेंट्री। अच्छा इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। कौन सा स्टॉक, स्टॉक कौन सा, रॉ मटेरियल भी, WIP भी, और फिनिश्ड गुड्स भी, तीनों। ठीक है, ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग ही होगा, क्योंकि एज एट हमने लिखा। इस दिन हमारे पास ये स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास, शॉर्ट टर्म, जैसे गोल्ड है, क्या हम गोल्ड को ले जाके तुरंत पैसा ले सकते हैं, यस। ऐसे ही कैश है या बैंक है, ये सब जल्दी कन्वर्ट होगा। सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा कन्वर्ट होगा, बैंक, कैश और गोल्ड। इन्वेंट्री और डेटर कैसे, इन्वेंट्री और डेटर में से कौन सा जल्दी कन्वर्ट होगा, डेटर में से। इन्वेंट्री से हम बनाएंगे, बना के बेचेंगे, बेच के मिलेगा, और डेटर को तो बेच चुके हैं, उससे तो बस पैसा लेना है, तो ये ज्यादा लिक्विड है इससे। तो अगर लिक्विडिटी फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। अगर लिक्विडिटी फॉर्म में लिख रहे हैं तब जल्दी किससे पैसा मिलेगा उस पर क्लियर है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज में भी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और शॉर्ट टर्म अगर लोन होगा तो, जिसको हमें तुरंत कभी भी मांगने पे देना पड़ सकता है। वैसे आप जनरली आपके पास ऐसा आएगा नहीं। क्रेडिटर्स और प्रोविजंस होते हैं इसमें, यानी एक्सपेंसेस पेबल कह लो आप, एक्सपेंसेस पेबल या उधार, छोटी मोटी उधार जो कि जल्दी देनी है शॉर्ट टर्म में, ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का इम्प्लाइड क्या है, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो के साथ साथ एक रेशियो और निकालते हैं हम, जिसमें कि फास्ट पैसा नहीं मिल सकता और जल्दी पेमेंट नहीं करना है। इधर जल्दी पेमेंट नहीं करना है, उधर फास्ट पैसा नहीं मिल सकता, उसको निकाल तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो यानी कि करंट रेशियो, उसके बाद लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो मतलब देखो इन्वेंट्री को हम इतनी जल्दी नहीं करते ना, उसको हटा दो, लिक्विड एसेट्स को ले देख लो, जो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी में भी कुछ ऐसी एसेट्स ऐसी लायबिलिटी हो सकती है जिसको एकदम से नहीं देना है, 3 महीने में देना है, 8 महीने में देना है, एकदम जल्दी नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म बैंक लोन या कुछ भी ऐसा, तो बता देंगे कि कौन से आपके, जैसे बिल पेबल हो गए और उनके लिक्विड टाइम होती है। तो लिक्विड वो बुक में दिया हुआ है, लिक्विड में क्या क्या नहीं आएगा और करंट में सब आएगा। क्लियर है। और इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है, XY बना लो, XY वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें ये कैलकुलेशन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन आप मैथ में, आपके पास मैथ था 10 तक था, बस 10 तक ही काम आएगा। इसमें वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ काम आने वाला है। अरे बहुत यूज है उसका, हाँ कॉमर्स में बहुत यूज, अरे बहुत यूज। अभी तो आपने शेयर मार्केट, फंड फ्लो, इक्विटी, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, क्या बोलते हैं। अभी आप CA करोगे तो आपको इतना, देखिए ज्ञान क्या है, मतलब रोज पढ़ाना है, रोज पढ़ना है, धीरे धीरे आप आज एनालाइज करते हो, अरे बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। आपको मिलेगी तो 4 साल में, रोज पढ़ोगे ज्ञान बढ़ता जाएगा अपने आप ही, आपको ऐसा लगेगा। अब हम बात करते हैं तो दूसरा कहेगा अरे पता नहीं क्या क्या हमारी समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो नहीं आएगा ना, 4 साल की मेहनत है तो कहाँ है। तो ये रेशियो हो गया। तो रोज कोई ना कोई चीजें हम पढ़ते जाएंगे तो
पहुंच जाते हैं वहां तक। भाई 11th लेकिन कर लो भाई। सीए फाइनल में मेरे मेरे जब मैंने 25 साल पहले दिया था तो सीए फाइनल में 11th का क्वेश्चन आया, और उसमें वहां पे अभी तो नंबर बहुत आते हैं, तब तो 52-53% वाला ही मेरिट में आता था, और मेरे 57% मार्क्स थे, और वो मैंने किया था क्वेश्चन, और सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन 11th का था। अब वो सी फाइनल में तैयारी करके गए, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, 11th का क्वेश्चन था वो। ऐसा नहीं है कि आसान था, कंसेप्ट थी, मेरे लिए भी मुश्किल था, मेरे को बस कंसेप्ट आती तो मैंने कर लिया, हो गया, सिंपल था। ब्रांच माल भेज रही है, ब्रांच का क्वेश्चन था, वो सब ब्रांच का सोच के बैठे, जबकि वो ब्रांच का नहीं था, वो डेबिट क्रेडिट वाला था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस ब्रांच ने उस ब्रांच को दिया डेबिट ब्रांच, क्रेडिट ब्रांच, नरेशन में लिख दो इस ब्रांच ने उस ब्रांच को माल भेजा। जर्नल एंट्री बनानी थी, वो बोले ब्रांच का क्वेश्चन ऐसा तो कभी नहीं आया करके। ये एनालिसिस था उस टाइम, 70-80% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को ही नहीं करके आए। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता कि रिसीविंग और गिविंग, डेबिट क्रेडिट। तो करंट रेशियो दोनों कैलकुलेट होकर आ गए आपके, डेब्ट इक्विटी रेशियो बैलेंस शीट से आ गया। एसेट्स हमारी पैसा कमा काम कर करके, यही तो जनरेट करता है पैसा, बस और कौन करता है, यही तो करता है, एसेट्स मशीन यही तो बनाएंगे। तो एसेट्स सेल से भी एक रेशियो निकलता है, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट्स ने कितनी बार टर्न करके प्रोडक्शन किया या कितना किया, तो एक एसेट्स टर्नओवर भी निकलता है, ठीक है, एक टोटल एसेट्स भी निकलता है। अच्छा, एक रेशियो सब भूल जाते हैं, क्या कि बैलेंस शीट का टोटल भी होता है ये बराबर, इधर जितना उतना ही उधर है, तो ऐसा दे देते हैं कि बस यही नहीं दिया है, अब बोलेंगे ये नहीं दिया तो कैसे निकालें, लेकिन ये बैलेंस शीट बनाओगे, इधर का टोटल आ जाएगा, इधर टोटल लिखोगे, बैलेंस घटाओगे, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, वहां से भी निकल आएगा। हर प्लस माइनस में से आप एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये सब ट्रिक्स पता लग जाएंगी। बट एनालिसिस यही है, ये बैलेंस शीट के जो है ये रेशियो है। टर्नओवर किस किस तरह से निकालो, टर्नओवर का मैंने बताया कि एक तो आपका सेल्स टर्नओवर हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टर्नओवर हो गया, है ना, और इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर, अब देखो इन्वेंट्री मतलब आपके पास इन्वेंट्री तो दी हुई है, अब इन्वेंट्री टर्न हुई तो मतलब सेल, तो यहाँ टर्नओवर आ गई। लेकिन ये टर्नओवर क्या होती है इन्वेंट्री के लिए? इन्वेंट्री के लिए टर्नओवर सेल टर्नओवर नहीं होती। इन्वेंट्री के लिए क्या टर्नओवर होता है? इन्वेंट्री के लिए टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, क्योंकि ये भी कॉस्ट पे होती है इन्वेंट्री भी। तो कॉस्ट की कितनी कॉस्ट का आपने बेचा और कितनी कॉस्ट का खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, इस साल आपने खरीदा कितना, वो मैंने अभी बताया स्टॉक का, कि स्टॉक नहीं आता है करके, अभी ये तो मैडम लेट हो गई है तो नहीं समझ पाई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया। तो इन्वेंट्री यहाँ क्या आएगा, इसको काट के क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने माल का जितने रुपए का माल हमारा बचा हुआ है और कितने रुपए का माल हमने खरीदा। तो अगर हम 50,000 का माल बचा हुआ है और हमने टोटल खरीदा था, मतलब कॉस्ट जो बेचा है उसकी कॉस्ट 50 लाख थी, और ये 1 लाख का बचा है, तो 50 बार हमने टर्न किया है इसको, यानी माल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा, कॉस्ट पे, तो ये कॉस्ट पे आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये इन्वेंट्री कौन सी लें, तो इन्वेंट्री आएगी एवरेज इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि होता क्या है, तो हमारे पास 365 दिन होते हैं, हर बार तो इन्वेंट्री होती थी 50,000, और लास्ट में एक दिन कस्टमर आ गया और कह रहा है कि मेरे को 40,000 का माल चाहिए, तो इन्वेंट्री कितना बच गया, 10,000। अब हर रोज कितनी होती थी, 50,000, यानी 364 दिन तो 50,000 रही, और एक दिन लास्ट दिन एक आदमी आया और कह रहा है 40,000 माल पड़ा है, जल्दी से अर्जेंट चाहिए, ले गया, तो इन्वेंट्री कितनी रह गई, 10,000। तो क्या हम 50 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री 10,000 से करें? गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री जनरली तो हमारी 50,000 रहती है, पर यहाँ तो उस दिन बस 10,000 हो गई, तो ये गलत निकल गया। तो हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज। वैसे तो वेटेड एवरेज 364 दिन 50,000 रहा और एक दिन 10,000 रहा, आपने गुडविल में वेटेड एवरेज लगाया था ना, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, जितना ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जनरली हम देखते हैं कि 10,000 थोड़ी कभी होता है, कभी ओपनिंग और इसका क्लोजिंग करके एवरेज करके हम एवरेज ले लेते हैं, तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को ले लेते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग को लेने से एवरेज हो गया होगा, लेकिन अगर एवरेज नहीं हुआ है तो गलत है वो, आज समझने के लिए ठीक है आपको। लेकिन अगर ऐसा दिया होगा ना, अप्रैल में इतना, मई के एंड में इतना, जून के एंड में इतना, जुलाई के एंड में इतना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 स्टॉक को जोड़ के 12 से डिवाइड करके सही एवरेज तब, जैसे यहाँ 50 था, यहाँ एक महीने के बाद 60 था, फिर 70 था, फिर 40 था, फिर 30 था, वो बेटर है ना, वो बेटर है। बट 12th में आपको जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है ही नहीं, आपके सिलेबस में उतना नहीं है, तो क्या करोगे, बस ओपनिंग क्लोजिंग और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ गया। ये प्रिजम्पशन है कि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि सारे साल जितना एवरेज था उतना ही होगा इन दोनों को करने से, इसलिए हम ऐसा मान लें, बाकी सच नहीं है ना, लेकिन जनरली होता भी है ऐसा, कोई कस्टमर थोड़ी उसी दिन आ जाएगा, होता भी नहीं है, हाँ स्पेशल केस होता है, लेकिन हम ऐसे निकालें कैसे, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर। अच्छा, अब एक होता है डेटर टर्नओवर। अब डेटर टर्नओवर मतलब जिनको हमने माल बेचा है, जिनको माल बेचा है वो कौन होते हैं, कस्टमर और डेटर में क्या फर्क है, यस। तो कस्टमर, हमने 1 लाख का माल कस्टमर्स को बेचा, उसमें से 80,000 डेटर बन गए, 20,000 हमारे नगद वाले में, तो डेटर मतलब उधार। अब उधार हम कितना देते हैं, टर्नओवर से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे, टर्नओवर तो हमारी 50 लाख है
और उधार हम देते ही नहीं है, लेकिन लास्ट डे में हमने उधार दे दिया तो डेटर टर्नओवर बन गया, लेकिन जबकि वो सच नहीं। तो हम जनरली उधार देते हैं, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो टर्नओवर का नाम हो वो क्या होगा, क्रेडिट सेल। पूरे साल में हमने जो क्रेडिट सेल की है उसका कितने परसेंट डेटर दिए हैं, अब डेटर भी क्लोजिंग है तो ये भी क्या हो जाएंगे, एवरेज डेटर। और यही फार्मूला उसमें भी लगेगा कि भाई एवरेज करना यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अच्छा आप देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, डेटर टर्नओवर हो गया, अब हम करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर। आप बताओ, एवरेज क्रेडिटर तो हमारी समझ में आता है, क्रेडिटर के लिए टर्नओवर क्या है, खरीदा, यानी कि क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट परचेज हो गया। अब आप बताओ इसमें क्या है, कुछ इसमें सोचने की बात है क्या, क्रेडिटर को परचेज से ही करना पड़ेगा वो भी उधार वाली, डेटर को सेल से ही करना पड़ेगा वो भी उधार वाली, और इन्वेंट्री को सारे से कर देंगे। तो देखो 10 रुपए का माल 15 में भी बिकता है और 18 में भी बिकता है, तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते, सही नहीं होगा। 10 रुपए का चीज 50 में बेच, हम खरीदे कितने के थे उसके हिसाब से कितना टर्न हुआ, गुड्स की कॉस्ट से गुड्स की कॉस्ट पे निकालेंगे। हमने, हमारे पास माल बचा है 50,000 का और खरीदा था 40,000, 40 लाख का, तो हम उससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर वही 40 लाख का माल 50 में बिक सकता है, 60 लाख में बिक सकता है, सब जीपी पे डिपेंड करता है, तो वो सही नहीं निकलेगा। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और इन्वेंट्री का टर्नओवर का मतलब समझा रहा था मैं, तो इन्वेंट्री की टर्नओवर का मतलब क्या है, इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेटर के लिए टर्नओवर का क्या मतलब है, क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर के लिए टर्नओवर क्या मतलब है, क्रेडिट परचेज। क्लियर। अच्छा अगर ये दोनों चीज दी हो तो इससे आता क्या है भाई, अगर हम उधार बेचते हैं मान लो 15 लाख, उधार हम बेचते हैं मतलब सेल 15 लाख का हम उधार बेचते हैं, और हमारे पास 1.5 लाख रुपए का डेटर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटर हमें कितने दिन में पैसे देता है, कितने दिन में पैसे देता है, अगर ये कम होगा तो मतलब पैसे जल्दी दे रहा है, ज्यादा होगा तो पैसे दे नहीं रहा है, यही होगा ना। तो इसका आंसर डेज में आता है, यानी डेटर टर्नओवर का कितने दिन का उधार देते हैं हम, इससे निकल जाएगा कितने दिन का उधार देते हैं हम। खुद सोचो 15 लाख की हम उधार सेल करते हैं और 1.5 लाख तो हमेशा खड़ा ही रहता है, यानी पैसा लेना ही रहता है, तो हम कितने दिन में हमें पेमेंट मिल जाती है, 10 टाइम आ गया, और कितने दिन होते हैं 365, तो 36 दिन में हमें पेमेंट मिल जाती है, तो इसको डेज में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया डेज में, तो ये आता है हमेशा डेज में, ये भी डेज में आता है, कितने दिन में हम पेमेंट करते हैं। हम अगर क्रेडिटर 1 लाख है और 1 लाख उधार है तो 365 दिन में पेमेंट करते हैं, यही हुआ ना। 2 लाख उधार है और हमेशा 1 लाख तो रहते ही है, तो मतलब 2 ही बार पेमेंट की ना हमने, इसका मतलब तो मतलब उधार हमारा 180 दिन का है, तो वही दिन कम होते जाएंगे, हम उसको डेज से या मंथ से निकालते हैं, तो मंथ से डेज से फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, तो ये डेज में आएगा या मंथ में भी आ सकता है। मंथ और डेज तो एक ही बात होती है, अगर 180 डेज आ गया तो 6 मंथ लिख दो, 3 मंथ आ गया तो 90 डेज लिख दो, एक ही बात है। मंथ जनरली 30 होता है, 31 या 28 वगैरह नहीं लिखते, और लिख भी सकते हैं अप्रोक्स वो भी। तो आपको डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर समझ में आ गया, एसेट टर्नओवर समझ में आ गया। तो कुछ रेशियो टर्नओवर होते हैं, कुछ रेशियो परसेंटेज वाले होते हैं, जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में मुझे एक चीज बताओ आप, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस में, और नॉन ऑपरेटिंग भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कुछ यहाँ इनकम भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर। तो हमें ये दी होगी तब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालें, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट दिया है तो उसमें से क्या करोगे आप, ये नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटाने पड़ेंगे और ये भी हटाने, दोनों हटाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो दोनों को एडजस्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो हमारा मेन बिजनेस नहीं, जैसे कॉलेज है, रेंट रिसीव्ड डिपेंड करता है, रेंट रिसीव्ड हमारा मेन बिजनेस है। कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में फीस मिलती है, कॉलेज की इनकम क्या है, फीस रिसीव। अब वो कॉलेज का जो ग्राउंड पड़ा था उसमें घास उगा हुआ था, उसको कटवाना था, तो चारे वाले आई, उसको बोला ठीक है तुम 2,000 रुपये देना, इसको चारे को काट के ले जाओ, हो गई इनकम, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, तो एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा एक्सपेंस को, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस को हटा करके हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल आता है। तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे आ गए, आपके पास बैलेंस शीट के रेशियो सारे। क्लियर है। इनके लिए क्या इसमें इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा ये सब तो मैंने बता दिया, और कुछ मैथ के पार्ट है, वो एक्स और वाई मान के भी करने पड़ते हैं, कई बार आपके टाइम्स में दिया होता है तो करना पड़ता है। डेटा टर्न ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा, तो फिर कैश दिया हुआ तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, तो अगर ये दोनों दिए तो टोटल बैलेंस शीट का निकल आएगा। डेप्ट नहीं दिया है, ये दिए, ये लिख के ये बचेगा। बैलेंसिंग फिगर कंसेप्ट पे चलोगे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बैलेंसिंग फिगर पे चलोगे तो बहुत क्वेश्चन, तो ये आपका रेशियोज का तो यही। ठीक है। बाकी चलो मैं अभी मैं सेशन ज़्यादा लूँ आपका बाद, अभी तो आज ही मैं बस सर को बोला था कि मैं क्लासेस ले लेता हूँ थोड़ी बहुत। गुडविल हो गया आपका, कितने मेथड हैं गुडविल के, 3। कौन कौन से, एवरेज में 2 होते हैं, एक वेटेड एवरेज, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज। फॉर्मूले याद किस किस को है, कैपिटलाइजेशन मेथड बताओ कैसे होगा, कुछ ऐसा ही है, हाँ थोड़ा अंदाजा ऐसा ही है।
चलो देखो, लाइफ में पढ़ो वो जो कभी ज़िंदगी में नहीं, उस टाइप में पढ़ो, उतना थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, उसको अच्छा से एनालाइज करो, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, उससे टाइम बहुत बचेगा, उससे आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी उस क्लास में वो पढ़ रहे हो क्या, एवरेज, रेशियो, फ्रैक्शन, ये सब है ना। देखिए मैं इसमें तरीका बताता हूँ पढ़ने का। देखिए एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सबसे पहले मुझे बताओ कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है। एक आदमी की लंबाई है 5 फीट, उसकी हाइट है 5 फीट। अच्छा, उसको एक तालाब पार करना है जिसकी एवरेज पानी उसमें है 4.5 फीट। क्या वो पार कर जाएगा? कर जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ वाटर कितनी है और उसकी अपनी हाइट कितनी है? पार कर जाएगा। तो आपने एक चैप्टर तो पढ़ लिया एवरेज का, लेकिन डिस्पर्सन नहीं पढ़ा। 4.5 एवरेज किसकी होती है? 5 की और 4 की। 5 और 4 की एवरेज क्या है? क्लियर है? अच्छा, 6 और 3 की कितनी है? अच्छा, 7 और 2 की कितनी है? अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो एवरेज हाइट कितनी है? तो जब ये 7 फीट के पानी में पहुंचेगा तो ये कहेगा यार मैं चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं तो डूब जाऊंगा। हर चीज की लिमिटेशन पढ़नी चाहिए। ये एवरेज हाइट ऑफ वाटर है और वो स्टेटिक है, मतलब 5 ही है, वो 5 पॉइंट कुछ नहीं है, ना कम ना ज्यादा। ये कम ज्यादा हो सकती है। 4.5 एवरेज कुछ नहीं होता। एवरेज हमेशा एक नोशनल फिगर है। आपको 7 नंबर का जूता आता है तो मैं 2 जोड़ी ले आता हूँ, एक 8 का एक 6 का, एवरेज तो आ गई आपकी। लेकिन ना तो आपको 6 का आएगा ना आपको 8 का। क्लियर है? एवरेज एक नोशनल फिगर है, वो होती ही नहीं है कुछ भी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल एवरेज में ये प्रॉब्लम थी, वेटेड एवरेज में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेटेज होती तो हम बता देते वेटेज कितना आएगा। अगर वेटेज होगी ना तो ये मुश्किल से 4.5 है, तो ये मतलब इसका इतना डाउन नहीं आएगा। जैसे एक मंथ में, ड्राइंग्स में, किसी में भी आप लेके देख लो, वेटेड एवरेज में वेट दिया जाता है। तो ऐसा सिंपल 2 का मिडल नहीं निकाला जाता। 1 और 10 की एवरेज भी उतनी आ रही तो 2 और 9 की भी उतनी आएगी, 3 और 6 की भी उतनी आएगी, 4 5 की भी उतनी आएगी। तो 4 और 5 की जो एवरेज है वो ज्यादा मीनिंगफुल है 6 3 से, और 7 2 से तो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। यानी जब हमें एवरेज करना होता है तो हमारा डाटा कैसा होना चाहिए? लगभग ऐसा होना चाहिए, बराबर बराबर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो एवरेज का मतलब है। यानी अब मैं बोलूंगा कि आपको 7.25 7 7.25 का जूता आ जाता है, तो मैं अगर 7.5 का ले आऊंगा वो आ जाएगा। तो ये आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर जब डिस्पर्सन ज्यादा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में है, सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर वो काम नहीं आती एवरेज। 2 और 7 की एवरेज काम नहीं आने वाली, ना वो 3.5 है, ना वो 3 है, ना कुछ भी नहीं है। तो वेटेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम वेट, अब पहले साल प्रॉफिट हुआ 10,000, दूसरे साल हुआ 20,000, तो तीसरे साल कितना होगा? एवरेज 15, ठीक 30 होगा ना भाई। इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो ट्रेंड भी देखना है हमें भाई। पहले ये 10 साल 10,000 प्रॉफिट और दूसरे साल 20 और तीसरे साल कितना होगा? क्या 15 होगा? डाउन हो जाएगा क्या? नहीं, बढ़ेगा। तो ऐसे में हमें वेट दे देते हैं हम प्रॉफिट को, और वेट करके अगले साल का निकालते हैं। अगर इसको हम 1 वेट दे देते, इसको हम 2 वेट दे देते, तो अपने आप ही 3 आ जाएगा। तो एवरेज से वो 30 ही निकलेगा, 20 से तो ऊपर निकलेगा, वो 30 नहीं निकलेगा, चलो 26 27 निकल जाएगा। लेकिन सिंपल एवरेज से तो 15 निकलेगा, और वेटेड एवरेज से 20 से ऊपर आएगा, क्योंकि उसको 1 वेट देंगे, इसको 2 वेट देंगे, 3 हो गए, उसको 4 वेट देंगे, मतलब तीसरे साल के लिए 3 वेट देंगे, तो इनका एवरेज 15 45 ऐसा आगे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या इंक्लूड करना है, प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं करना है, उसके लिए क्या सोचना है। देखिए आइटम मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। इसमें जब प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल चीजें लें, नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अंदाजा निकाल रहे हैं आगे क्या हो। अगर हमें जो आगे होना है वही लें, पहले जो हुआ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि भाई प्रॉफिट पहले इतना हुआ था तो आगे भी इतना ही होगा, लेकिन उस पर उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे कि जो पहले होता था अब ये चीज बच जाएगी या ये चीज एक्स्ट्रा होगी, उसको लेंगे। जैसे अब देखिए इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल चीजों को लेंगे तो एबनॉर्मल चीजों को क्या करेंगे? एक्सपेंस को जोड़ देंगे, क्योंकि एक्सपेंस नहीं होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और इनकम है तो घटा देंगे क्योंकि अब आगे से इनकम नहीं होगी वो वाली। अच्छा, एक्सपेंस कम होंगे तो जोड़ देंगे, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो वो भी घट जाएंगे आगे से, है ना। तो वो एडजस्ट करना है। एबनॉर्मल और नॉर्मल क्या है इसमें, है ना, रेंट क्या है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, डिपेंड करता है। इसमें ऐसा डायरेक्ट मत लेना कि यार रेंट तो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं। रेंट पहले होता था अब नहीं होगा तो एडजस्ट करें, पहले नहीं होता था अब होगा तो भी एडजस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर आगे आने वाले समय, क्योंकि हमारा पर्पज है आगे आने वाले प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ना कि पास्ट को। पास्ट से सिर्फ हम इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, तो हर फ्यूचरिस्टिक है, गुडविल हमेशा फ्यूचरिस्टिक है, पास्ट से हम सिर्फ अंदाजा ले। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताइए कि जो 2 मेथड हैं, ये तो मैं बोलता हूँ ये एक ही मेथड है भाई। 2 कहाँ है? ये तो एक ही है। कौन कौन बोल रहे हैं 2 मेथड? 2 मेथड कहाँ है? ये तो एक ही मेथड। मैं प्रूव करता हूँ। आपने एक बोला सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। अच्छा, आप में से ये कौन बताएगा कि इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, मैं कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ बस। बहुत तरह की मतलब कम्बिनेशन ऑफ फर्म्स, मतलब अगर
40 फर्म 50 फर्म प्लूरल वर्ड है तो ये इंडस्ट्री होगा। क्लियर है? और मैं जो कर रहा हूँ मैं क्या हूँ, मैं एक फर्म या मैं हूँ या मेरा नाम है तो फर्म ही समझ लो। क्वेश्चन में तो फर्म लिखा नहीं आएगा, ये लिखा आएगा एबीसी कंपनी या कुछ भी, यानी कंपनी मतलब एक और इंडस्ट्री मतलब वैसी ही बहुत सारी। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारी हैं तो जो भी वो काम करती हैं, एक जैसा जो काम करती हैं उसको हम उस तरह के नाम से बोलते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री का क्या मतलब है, स्टील का ही काम करने वाली बहुत सारी कंपनी। अच्छा, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब ये बहुत सारे इसके इन दोनों मेथड के लिए आपको इंडस्ट्री का समझना बहुत जरूरी, नहीं तो समझ में नहीं आए। क्लियर है? आपको लगता है कि फॉर्मूला कर लिया, नहीं होगा और आगे अटक जाओगे। ठीक है? आगे मतलब अगली गली में नहीं, अगली क्लास में अटक जाओ, जहां भी पढ़ोगे। देखो, इंडस्ट्री समझ में आ गया, आप समझ में आ गई, इंडस्ट्री काम कर रही है तो इंडस्ट्री जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री, स्टील का अगर काम करें तो कितना फायदा होता है बताओ, मान लो 15%। स्टील का अगर काम करेंगे तो कितना फायदा होता है, 15%। कैसे निकाला, कि बहुत सारे हैं इसलिए एवरेज कर ली या डाटा निकाल लिया, ट्रेंड होगा, कुछ तो होगा। अच्छा, मैं कितना कमाता हूँ, 40%। मैं कैसे कमा लूंगा, अरे भाई मैं अलग हूँ ना उनसे। अच्छा, मैं 5% कमा रहा हूँ तो भी मैं अलग हूँ ना भाई, तारे जमीन पे नहीं चलता मेरा दिमाग, मैं तो अलग हूँ। तो इंडस्ट्री की चीजों को ही मैं फॉलो करूंगा, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है कि 15% सब कमाते हैं तो एवरेज है भाई, एवरेज लोग, उसमें से अगर मेरा कंपैरिजन करोगे तो मैं ज्यादा भी कमा सकता हूँ, कम भी कमा सकता हूँ, मेरा तो अलग हिसाब है ना। अब मुझे गुडविल तो अपनी निकालनी है ना। क्लियर है? गुडविल मुझे अपनी निकालनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, सुपर प्रॉफिट मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, मैं 40% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। इंडस्ट्री होती तो कितना कमाती, मैं ज्यादा क्यों कमा रहा हूँ, गुडविल, मेरा नाम है, मेरी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे कोने पे सबसे फ्रंट में है, या मेरे को सब ज्यादा लोग जानते हैं, मैंने सिर्फ मैसेज भेजा सबको, बोला अच्छा आपने कंपनी खोल ली, बढ़िया, चलो हम यहीं से लिया करेंगे, मेरा नाम है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं, मेरे रेट अच्छे हैं, मेरी रेपुटेशन लंबी दिखती है सबको। ये जो भी काम करता है रिलायंस, अब जो भी काम करता है वो लंबे समय तक करता है, ये नहीं 2 साल में बंद हो जाएगा। जो भी हो, गुडविल के फैक्टर्स लाखों होते हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, है ना। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, 2 दुकानें थी और 2 दुकानों में ए और बी थे, उन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया। अब इसकी तो सेल बहुत होती थी, इसकी सेल ही नहीं होती थी। इसने इसने पूछा कि पापा हमारे तो सेल ही नहीं होती है और उनका इतना चलता है दुकान। अब देखो, हम उतना ही रेट हमारा है, वहीं से हम माल लाते हैं, सब कुछ तो बराबर है, फिर हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही है? ये बताता है उसको कि बेटा, जब कोई 1 किलो चीनी मांगने आता है ना तो तुम 1100 ग्राम डालते हो और उसके बाद देते तो 1 किलो ही, लेकिन निकालते रहते हो, कस्टमर घूरता रहता है तुमको, ये क्या कर रहा है, कितनी निकालेगा, क्या करेगा, क्या। वो डालता है 900 ग्राम और वो डालता रहता है पूरी, हाँ जी पूरी करेगा, दी तो पूरी है इसने। यहाँ क्या मेंटेलिटी बनी, माल तो पूरा देता है, यहाँ क्या बनी, 1 ग्राम भी ऊपर नहीं देता है, देनी दोनों ने 1 किलो। तो ये सब सोच का फर्क है, लोग कैसे सोचते हैं, रीजन बहुत है, पर गुडविल कैसे होती है, हर चीज से गुडविल कैलकुलेट बात करने से भी होती है। आइए सर बैठिए, चाय पियेंगे। सिर्फ चाय में उसने 10 लाख का माल बेच दिया। दूसरा कह रहा है चाय क्या माल लेने आ रहा है भाई, कौन सा हमारा जेब से दे रहे हैं चाय, चाय पूछ भी लेगा तो बोलेगा यहाँ नहीं मिलती भैया चाय, माल लेना है तो बोलो टाइम नहीं है। तो इन चीजों से, हर चीज से, छोटी से बड़ी सब चीजों से फर्क पड़ा। तो मैंने कैसे ज्यादा कमाया, ये मेरा क्या है, सॉरी, ये मेरा गुडविल है, ये मेरी सुपर प्रॉफिट है, ये मेरी गुडविल। बट ये प्रॉफिट बेस्ड है तो ये 1 साल की नहीं ना, आगे 3-4 साल तक इसका फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका फायदा, जो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं वो आगे आने वाले कई सालों तक उसका फायदा मिलता है। तो मतलब मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, मैं सोचता हूँ कि 3 साल तक तो मेरा बिजनेस हिलेगा नहीं, तो ये प्रॉफिट में 3 साल तक कमाऊंगा तो मेरी गुडविल 75 लाख हो गई। क्लियर है? चलो, मैंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री जिस रेट से कमाती थी या जितना प्रॉफिट कमाती थी, अगर मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरी गुडविल है। क्लियर है? चलो अब उल्टा आ जाओ, मैंने कितना कमाया, 40 लाख, मैंने 40 लाख कमाया, 40 लाख के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, क्यों 1 करोड़ चाहिए भाई। इंडस्ट्री में नॉर्मली 40 लाख लगा के कितना पैसा कमाती है इंडस्ट्री, 15% प्रॉफिट है तो कितना हुआ, हाँ कैपिटल कितनी चाहिए, कितने का 15% 40 लाख होता है, अरे कैलकुलेटर नहीं है, कितने का 15%, एक्स का 15% 40 लाख, हाँ तो 40 लाख इंटू 100 क्या हो जाएगा, 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा। ये एग्जाम्पल मैंने वैसे ले लिया, पर कोई नहीं। हेलो, अब मैं क्लास में हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 7 बज जाए, 7 एग्जाम्पल ले लूँ मैं ऐसे ही है। 26 करोड़ बेटा, 26 करोड़ का 10% दो 26 लाख हो गया ना, तो 15% में ही हो जाएगा, तो 26 करोड़ के आसपास। यानी कि इंडस्ट्री, देखिए मैं अगर 1 करोड़ लगा के प्रॉफिट ज्यादा कमाता हूं तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, मैं 40 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसलिए कितनी पूंजी चाहिए, 26 करोड़, और मैं यही प्रॉफिट कितने रुपए लगा के कर रहा हूँ, 1 करोड़।
जो 1 करोड़ का काम है, ये कुछ गलत तो नहीं हो गया? 2 करोड़ 60 लाख तो नहीं आएगा? 2 करोड़ 60 लाख आएगा शायद, 2 करोड़ 60 लाख का 10%, 26, हाँ ठीक है, 2 करोड़ 60 में ये काम होना चाहिए था, लेकिन मेरा तो काम 1 ही करोड़ में हो रहा है। तो मेरी गुडविल, मैं कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उतना ही पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, या उतना ही प्रॉफिट कम पैसा लगा के कमाऊं। यानी कि मैं इस 40 लाख को कमाने के लिए मुझे 1 करोड़ लगाना चाहिए था, मतलब सॉरी 2.6 करोड़ लगाना चाहिए था, लेकिन 1 करोड़ लगाया, तो मेरी गुडविल कितनी हो गई? 1.6 करोड़। क्लियर है? ये इंडस्ट्री की कैपिटल है। क्लियर है? ये इंडस्ट्री की कैपिटल है। जब हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री से, यानी कहने का मतलब है 1 लाख 10% ले लो और सिंपल डाटा ले लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1 लाख पे 10% बनता है, 15% कमाते हैं, तो मैं कमाता हूँ 15 लाख, जबकि 10 लाख कमाना चाहिए, तो 5 लाख मेरी गुडविल इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट मेथड है। लेकिन अगर वही वही पैसा जो मैं कमा रहा हूँ उसके लिए कैपिटल कितनी चाहिए? 1 करोड़। इंडस्ट्री तो यही कह रही है 15% का प्रॉफिट होता है, तो 40 लाख कमाने के लिए मुझे 2.6 करोड़ चाहिए, लेकिन मैं तो 1 करोड़ में ही वो काम कर लेता हूँ। तो कैसे कर लेता हूँ कम पूंजी में ही मैं काम? क्योंकि मेरे पास गुडविल है। तो ये 1.6 करोड़ क्या आ गई? गुडविल आ गई। और एक चीज ध्यान रखना भी सब लोग, किसी भी मेथड में जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू बराबर नहीं है, वैल्यू कभी बराबर नहीं है, कभी भी वैल्यू बराबर नहीं है, एस्टिमेटेड होती है, गुडविल कभी बराबर नहीं है सबके लिए। अभी अभी ये बिजनेस है, इसमें कैपिटल के हिसाब से 1.6 करोड़ आएगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से ये सब फिक्स है। लेकिन ये जो है जैसे 25 लाख है, अब ये अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज में कभी मैं सोचूं मैं 5 साल तक तो कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये 5 हो जाएगा। या ये रिस्की बिजनेस है, ये बिजनेस तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी दे दी, या कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड बिजनेस और गवर्नमेंट कुछ और ले आई, या डीजल का कुछ अल्टरनेट ढूंढ लिया, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का ढूंढ लिया, तो मेरा बिजनेस 1-2 साल में बंद हो जाएगा, तो 1 ईयर परचेज करूंगा मैं। तो ये 1 परचेज ईयर से भी डिपेंड करता है। तो कभी भी गुडविल की वैल्यू एक जैसी नहीं। और ये मैं बता दूं 12th में 3 मेथड है गुडविल के, कम से भी कम 100 मेथड है गुडविल के, 100 मेथड, सबका अपना तरीका है। भाई मेरी दुकान यहाँ पर है, भाई मैं तो इसके एडिशनल पैसे लूंगा, कितने पैसे लूंगा, इतने, बहुत चीज़ों पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की कॉपीराइट पे, जिसका कॉपीराइट नहीं है तो गुडविल कम हो जाएगी, कॉपीराइट है तो। अब मैकडोनल्ड है, अब उसमें गुडविल आप कैपिटल से, इनसे प्रॉफिट से कर ही नहीं सकते, वो तो आपको देगा ही नहीं, वो आप 10,000 करोड़ मांग लेगा, बल्कि 1 लाख करोड़ मांग लेगा पहले, क्योंकि आपने देखा मैकडोनल्ड का बर्गर मैं कितनी कंट्रीज में जाकर देखा हूँ, उसका एक जैसा स्वाद रहता है, कहीं भी चले, किसी भी, इवन आप इसी कंट्री में 50 जगह चले जाओ, साउथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसका एकदम सेम, उसका वो है, फॉर्मूला है, उसी से वो उतनी ही उसको गर्म करता है, उतना ही चीज़ें, उतना ही केमिकल, उतना ही सब कुछ वही है। तो ये गुडविल के मेथड्स हो गए। ठीक है, ऐसे पढ़ो। अब आपको सिंपल, वेटेड एवरेज और कैपिटलाइज, ये तो इसमें तो ये दोनों तो समझ गए ना आप, इसमें तो कहीं नहीं अटकोगे आप, क्यों निकालते हैं भाई? मैं कम कम पूंजी में काम कर रहा हूँ तो मतलब गुडविल की वजह से कर रहा हूँ, या मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो गुडविल की वजह से कमा, ज्यादा प्रॉफिट है तो यहाँ हो गया, लेकिन कंपेरिजन किससे करेंगे? इंडस्ट्री से। इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या आएगी? इंडस्ट्री, नॉर्मल रिटर्न या इंडस्ट्री रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न। इसको ये इंडस्ट्री भी हमें बताती है कि नॉर्मल रिटर्न ये है। जब तक आपके पास नॉर्मल रिटर्न नहीं, इंडस्ट्री का पैटर्न, स्टैंडर्ड नहीं पता हो, स्टैंडर्ड रिटर्न भी बोल सकते हो, हाँ, स्टैंडर्ड रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न, जनरली इतना प्रॉफिट होता है, ये वर्ड आ जाए ऐसा, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आ गया, उसके बाद तो या तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो या फिर कैपिटल कंपेयर कर लो। जब आप कैपिटल कंपेयर करोगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा, जब प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट। क्लियर है? अच्छा, आप मुझे बताइए कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी होती है? क्यों करते हैं? क्यों पता लगाना है? हो जाएगा प्रॉफिट, क्यों पता लगाना है? बताइए। हो रहा है तो हो रहा है, पता क्यों लगाना है? बताओ। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1-1 लाख रुपए लगा के। 2 साल तक उन्होंने काफी मेहनत की, मेहनत करके उन्होंने बिजनेस आगे पहुंचाया, और प्रॉफिट जो है उनको इसी कैपिटल पे 3 लाख रुपए साल का प्रॉफिट होने लग गया। अब सी कहता है भाई 1 लाख रुपए लेके मुझे भी ले लो भाई। ए और बी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुडविल बनाई। अगर सी नहीं आ रहा है तो गुडविल होगी भाई, हमें क्यों नापनी है? क्यों है? क्यों हम चलते रहेंगे? सोल प्रोपराइटर है तो भी ठीक है, या पार्टनर है और कुछ सी नहीं आ रहा है तो गुडविल होगी तो होगी भाई, क्यों नाम? क्या रोज नाम? गुडविल तो डेली चेंज होती है, पता है आपको? डेली भी चेंज हो सकती है, 1-1 घंटे में भी चेंज हो सकती है, महीने में भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, फिर गिर भी सकती है, डिपेंड करता है चीजों पे। तो अब सी आ नहीं रहा है तो ए भी कहेंगे, ए कहेगा गुडविल कितनी है हमारी? होगी भैया, तो काम कर यार, क्या करना है, गुडविल होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्या? तो बी कहता नहीं नहीं, पता तो होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भाई? अब सी आ रहा है, तो अब पता होना चाहिए भाई, उससे कुछ हमने जो मेहनत की है उसका तो पैसा लेंगे ना हम, अब वैल्यू करो। तो मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई चेंज आता है तो उस चेंज के कारण आपको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। किसी को लाओगे तो बोलोगे ना भाई, हम उस टाइम तो तुम कहाँ थे भाई, जब यहाँ पर लॉस होने का खतरा था, सारा पैसा डूब जाता, हम यहाँ सारा दिन बैठे हैं, उसको तो कोई गिन नहीं रहा है, 12-12 घंटे दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर है, मक्खी मारते रहे, तब जाके कस्टमर आया है,
अब तो हमारा बिजनेस कंफर्म प्रॉफिट में चला गया, अब तो 3 लाख का प्रॉफिट होता ही है, तो कम से कम पूंजी तो नहीं डूबेगी हमारी। अब तुम कह रहे हो अच्छा अब तो अच्छा होने लग गया, अब मुझे ले लो, तो उतने रुपए में तो नहीं लेंगे ना हम भाई, उतने रुपए में तो नहीं लेंगे हम, तो हम आप गुडविल का हिस्सा भी हमें दे दो, तुम हमें इस टाइम 4 लाख रुपए लगा दो, तो हम तुम्हें बराबर का हिस्सेदार बना देंगे। हाफ एन आवर ओ सॉरी, तो हम आपको हिस्सेदार बना देंगे। तो मतलब बस बेटा 15 मिनट में चल, ठीक है, मुझे भी आज जल्दी है, 10-15 मिनट। चेंज, चेंज कब कब होता है बताओ जरा। अच्छा, ए और बी दोनों 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर, ठीक है, 2 ये लेता था, 1 ये लेता, 2:1, 3 होगा प्रॉफिट तो 2 ये लेगा, 1 ये लेगा, 3, क्लियर है। अच्छा, आगे से इन्होंने कहा नहीं नहीं यार चेंज कर रहे हैं, मैं 1 लूंगा तुम 2 लेना। क्या अब भी गुडविल की जरूरत है वैल्यूएशन की? क्यों? ए रिटायर हो गया, हाँ, आधा रिटायर हो गया है, ऐसा आदमी नहीं होता, शेयर ही होता है, ए नहीं है, ए का हिस्सा है, हिस्सा ही चेंज हो गया। जब रिस्क था तब तो बोला कि भाई मैं तो कम पैसा लगा के 1 हिस्सा ले लूंगा, अब जब रिस्क खत्म हो गया तो कह रहा है मैं 2 ले लूंगा। भाई 2 लेगा तो पैसा और लाना, तो पैसा उतना ही नहीं लाएगा भाई, अब तो मेहनत करके आगे बढ़ा, अब तुम ज्यादा पैसा लाओ ताकि मुझे भी कुछ पैसा दो, तब मैं तुम्हें हिस्सा बढ़ाऊंगा। बी एडमिट हो गया और ए रिटायर हो गया। भाई आदमी थोड़ी रिटायर होता है, उसका हिस्सा रिटायर हो गया ना। तो चेंज को आप क्या बोलते हो? चेंज, आपके सारे चैप्टर चेंज वाले हैं। नंबर 1 एडमिशन, यस, रिटायरमेंट, यस, डेथ बदल तो गया, रिमेनिंग को मिलेगा, चेंज हो गया तो उसको आउट करेंगे, तो वो गुडविल लेके उसकी जो विडो होगी उसको, विडो होगी मतलब हमेशा आदमी नहीं मिलेगा, अगर लेडी पार्टनर है तो उसका हस्बैंड होगा उसको मिलेगा, तो उस हिस्सा ही मिल जाएगा उसको एक बार में, पार्टनर नहीं रहेंगे, उसको उसको गुडविल का हिस्सा और कैपिटल वापस दे देंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, यस। वैसे देखिए डिसोल्यूशन में क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन भी करेंगे और फिर वापस भी लेंगे, भाई घाटा भी तो होगा, गुडविल तो जीरो हो गई ना। आज गुडविल है 3 लाख और मैं डिसाइड करता हूँ बिजनेस बंद हो गया, तो 3 लाख, अब मेरे 3 लाख है ही नहीं, मैं 3 लाख का हिस्सा हम बांटेंगे, और बांटेंगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो फिर से लॉस भी बांटेंगे, तो प्रॉफिट भी बांटेंगे और लॉस भी बांटेंगे, बराबर ही हो गया। तो रेजोल्यूशन में गुडविल का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज जरूर उसको मानते हैं कि वो बंद हो गई, तो चेंज तो हो गया। और क्या चेंज हो गया? जो अभी बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना। प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है अगर वो चेंज हो गया तो हम उसको चेंज ही मानेंगे और गुडविल को वैल्यू करेंगे, और ओल्ड रेशियो भी होगा और न्यू रेशियो भी होगा। ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? रेज करते हैं, और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, ये तो पता है, ये सब चेंज होते हैं। तो ये इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप इसको समझो कि जब रेशियो चेंज होगा तब भी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है, और आपके एक चैप्टर में दिया भी हुआ है, रेशियो चेंज हो गया और गुडविल वैल्यू इतनी है, तो क्या करोगे? उसी को पुराने रेशियो में बांटोगे और नए में वापस लॉस को कवर करोगे। रेज रिटर्न ऑफ भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन ये आपके पास सभी चेंजेस हैं, ठीक है, इस चेंजेस के कारण हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अगर चेंज ना हो तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। चल, एक है ना गुडविल अकाउंट बनाना। आप गुडविल अकाउंट मतलब कैलकुलेशन अकाउंट, ऐसा लेजर अकाउंट नहीं। देखिए ओपनिंग गुडविल, ये सब नोट कर लो, ये पार्टनरशिप के लिए रामबाण है जो मैं लिख पा रहा हूँ, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं। ओपनिंग गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, रेज्ड गुडविल, क्लोजिंग गुडविल और राइट ऑफ गुडविल। गुडविल के क्वेश्चन में अगर चाहे छोटा क्वेश्चन होगा तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, अगर 2-3 वो होंगे तो, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं। देखो भाई चेंज हो गया, चेंज हो गया मतलब 5 चेंज हो गए, क्या? या तो चेंज इन रेशियो हो गया, या एडमिशन हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, या डेथ हो गई, या डिसोल्यूशन, क्लियर है। चेंज हो गया, चेंज हो गया तो हम क्या देखेंगे? वैल्यू क्या है? 4 लाख। मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू कितनी है? 4 लाख। अच्छा, बुक्स में पहले कितनी है? 2 लाख, तो रेज कितनी करेंगे? 2 लाख। अच्छा, क्लोजिंग बुक्स में दिखानी कितनी है? नहीं दिखानी, तो राइट ऑफ कितनी कर देंगे? 4 लाख। क्या समझ में आया? बाद में, यानी बैलेंस जो भी गुडविल हम रेज करते हैं का मतलब होता है प्रॉफिट, ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा, एक मुझे अभी आप कर चुके ना एडमिशन, तो सब मुझे एक बार तो एक एंट्री बताइए मुझे, अचानक से एक टाइपराइटर पड़ा हुआ था, वो बुक्स में अकाउंट नहीं था, वो दिखाई देगा 4,000 रुपए का, तो क्या होगा? बुक्स में एंट्री कर देंगे ना, रिवोल्यूशन कर देंगे, फिर बैलेंस शीट में टाइपराइटर दिखा दे, पार्टनर में वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि टाइपराइटर एसेट में आ गया और प्रॉफिट कहाँ बढ़ गया? पार्टनर्स। क्या टाइपराइटर गुडविल नहीं है? गुडविल ही है, अभी तक पड़ा हुआ था, उसका अकाउंट नहीं किया, पड़ा हुआ था, अभी हमने उसको गिना ही नहीं था, अब गिन लिया, तो वैल्यू कितनी है? 4 लाख। वैल्यू है 4 लाख। अभी तक गिना था क्या? हाँ गिना था, लेकिन कितना गिना था? 2 लाख गिना था, तो 2 गिन लो। टाइपराइटर पहले 2 थे, एक गिन लिया, एक रह गया था। गुडविल एक एसेट है, एसेट की तरह ही ट्रीट करो, बिल्डिंग की तरह ट्रीट करो, मशीनरी की तरह ट्रीट करो। उसका ओपनिंग बुक्स में होगा, बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा, है तो वैल्यू निकालो। अगर वैल्यू 4 लाख है तो अब चेंज हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो रेज कर दो, पूरा हो गया। ये जरूरी है रेज करना, क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना, चेंज करने में गुडविल की वैल्यूएशन करके पुराने पार्टनर को बांटना है पुराना प्रॉफिट, ठीक है। अब सारे पार्टनर कहते हैं कितना दिखाना है? नहीं दिखाना है,
तो सारा खत्म कर दो। क्लियर है? ये गुडविल का एक अकाउंट बनता है। अब फटाफट बोलते जाओ। गुडविल की वैल्यूएशन 5 लाख, पुराने पार्टनर ने नहीं दिखाई, कितना रेज करें? 5 लाख। क्लोजिंग कितना है? पार्टनर कहते हैं 2 लाख दिखा दो, तो राइट ऑफ कितनी कर दें? 3 लाख। गुडविल वैल्यूएशन कितनी है? 3 लाख। पुरानी कितनी है? 4 लाख। अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि जिसको मैं समझाना चाह रहा था। बुक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और कभी भी ठीक कर ही नहीं पाओगे, टेबल से हो पाएगा। क्या आप ये बताओ, आपने पार्टनरशिप एडमिशन अच्छी तरह से कर लिया है? जो गुडविल है हमेशा रेज्ड होती है पुराने पार्टनर में, क्या पुराने पार्टनर में राइट ऑफ नहीं हो सकती? कैसे? पहले से ज्यादा हो और वैल्यू कम हो तब। अब देखो, नया पार्टनर आ गया, वैल्यू की 3 लाख निकली, पुराने पार्टनर पहले ही 4 लाख पार्टनर, ये तो गलत है ना, वैल्यू 3 ही लाख है। पहले पुराने वाले वापस लाओ भैया, पुराने वालों को मिलेगी भी पुरानी और पुराने वाले का पुराना लॉस भी बांटना पड़ेगा। तो ये राइट ऑफ होगी पुराने में। ये एक्सेप्शनल केस एक बता रहा हूँ जिसमें पहले ही वैल्यू ज्यादा हो, पहले ही ज्यादा ले ली हो और गुडविल की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो ये उस बात की एक्सेप्शन है कि गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बल्कि न्यू पार्टनर्स में राइट ऑफ होती नहीं, ओल्ड में भी हो जाती है। देखो 1 लाख ओल्ड में राइट ऑफ होगी ना, तो एक पहले इसको 3 करो, पहले 3 करनी पड़ेगी इसको, तो 1 लाख पहले राइट ऑफ कर दो यहीं पे ओल्ड में, हो गई 3। अब दिखाना है क्या? रेज करेंगे? नहीं करेंगे। दिखाना है क्या? दिखा देते हैं 3 लाख। तो राइट ऑफ कितनी करें? नहीं कर रहे। अकाउंट टैली होता है ना हर बार, वो तो 4 का राइट ऑफ करके 3 हो गई, 3 को राइट ऑफ करके 3 तो दिखाई रहे, बस राइट ऑफ होगी ही नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? ये अकाउंट बन जाएगा, हर क्वेश्चन में बन जाएगा आपका। कभी भी गुडविल का क्वेश्चन खत्म, सही खत्म होगा, गलत खत्म। क्लियर है? गुडविल का बस यही जनरल रूल क्या है कि ओल्ड गुडविल जब रेज करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स में करेंगे, यानी कि न्यू कह लो या ऑल कह लो, ऑल ही न्यू होते हैं। क्लियर है? लेकिन कभी कभी जब वैल्यू पहले से ही ज्यादा हो तो ज्यादा वाली पार्ट ओल्ड में राइट ऑफ करेंगे, फिर उसको उतनी वैल्यू बन जाएगी, फिर जरूरत होगी तो रेज करेंगे, नहीं जरूरत होगी, देखो जरूरत तो होगी ही नहीं क्योंकि पहले ज्यादा है, तो रेज कैसे करें? नहीं कर सकते ना। और दिखानी है और नहीं दिखाने का अकाउंट टैली होना चाहिए। 3 दिखाओगे तो राइट ऑफ नहीं होगी और 2 दिखाओगे तो 3 राइट ऑफ हो जाएगी अगर 5 वैल्यू है तो। क्लियर है? ये टेबल अपने आप बना लो, 10 लाइन इसकी बना लो। अगर पहले कितनी है? 0, वैल्यू कितनी है? 2 लाख, रेज कितनी करें? 2 लाख, दिखाने कितनी है? 50,000, तो राइट ऑफ कितनी होगी? 1.5 लाख। क्या ये टेबल नहीं बन पाएगा? हर बार बन जाएगा। ये टेबल बन गया। एंट्री, ये एंट्री ओपनिंग है, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी, अगर राइट ऑफ हुई तो एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये तो वैल्यू है, इसकी तो एंट्री होती ही नहीं है। हाँ, रेज्ड की एंट्री होती है, राइट ऑफ की एंट्री होती है, रेज्ड के बाद राइट ऑफ करने के बाद जो बचेगी वो क्लोजिंग होगी, वो बैलेंस शीट में आती है। गुडविल खत्म। गुडविल की वैल्यूएशन और गुडविल का ये मैं सब में बता रहा हूँ, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब 5 में बता रहा हूँ मैं। ये ट्रीटमेंट 5 में होगा, किसी एक में नहीं होगा। ये चैप्टर अलग अलग नहीं है, ये एक ही चैप्टर है सर, पार्टनरशिप। बस उसमें एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एक ही में। मान लो रिटायरमेंट भी हो गया और एडमिशन भी हो गया तो क्या करोगे? ओल्ड मतलब पुराने, न्यू मतलब आने वाला आ गया, जाने वाला चला गया, ओल्ड और न्यू का पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे ए बी सी है, सी चला गया और डी आ गया, तो रेज्ड इन 3 में होगी, राइट ऑफ इन 3 में। क्लियर? ये ओल्ड और न्यू होता है, ये सब में होगा, चाहे चेंज इन रेशियो हो, चाहे अब एबीसी है और एबीसी ही है, ना कोई आया ना कोई गया, लेकिन पहले 3 2 1 था, अब 1 2 3 हो गया, तो क्या होगा? यही टेबल बने, यही टेबल बने। क्यों? क्योंकि देखो ए रिटायर हुआ है ना भाई, हिस्सा उसका रिटायर चला गया, और बी का कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। और सी को सी एडमिशन हो गया, यानी कि सी का हिस्सा जो मिला है वो ए ने दिया है। क्लियर? गुडविल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल थ्योरी, गुडविल की वैल्यूएशन और गुडविल के बाद ये 5 चेंजेस, गुडविल हो गया। और जैसे ये गुडविल है ना, वैसी बिल्डिंग है भाई। पहले बिल्डिंग कितनी थी? 4 लाख। अब क्या कह रहे हैं? रिवोल्यूशन होके 10 बढ़ गई, 4 10 हो गई, 10 से रेज कर दी। रेज करना मतलब रिवोल्यूशन में ले जाके रेज करो या डायरेक्ट कर दो, एक ही बात है। गुडविल को डायरेक्ट कर देते हैं, उसको रिवोल्यूशन में ले जाते हैं, फिर रिवोल्यूशन से पार्टनर में। रिवोल्यूशन में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि 5 हिसाब इकट्ठे करते हैं, बिल्डिंग का, मशीन का, इसका, इसलिए रिवोल्यूशन में ले जाते हैं। अदरवाइज गुडविल की तरह एक ही कर सकते थे। अब बिल्डिंग कितनी? 4 10 की है, तो क्या करेंगे? 10 से रेज करेंगे, मतलब प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे? 4 10, राइट ऑफ नहीं होगी। ऐसा सब एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, सब कैसे बन जाएगा? तो फिर कैसे क्वेश्चन टैली नहीं होगा? बताओ। हर एसेट्स का पहले कितना था, बढ़ाना कितना है, बचा कितना, राइट ऑफ कितना, और पार्टनर में बांटना कितना, लॉस या प्रॉफिट। ऐसे गुडविल, ऐसी सब चीज। गुडविल को बिल्डिंग जैसे एसेट्स मान के वैसी टेबल बना लो, ऐसी क्या दिक्कत? अब गुडविल का तो क्वेश्चन हो गया ना आपका पूरा। ये है जो आप हमेशा तक पढ़ो, इसको ऐसा करो कि याद करने की जरूरत ही ना, ऐसा होना। क्लियर है? जैसे आपको रीजन समझ में आया, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्या? ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आता है क्या? नहीं। क्यों? वहां लिखते क्यों है? आता नहीं है। लिखते क्यों है? इसलिए लिखते हैं क्योंकि नहीं आता, इसलिए लिखते हैं। ये सब बेसिक चीजें एक बार पता लगे आपको, हमेशा के लिए बता रहे, ये सब बेसिक क्या। तो आपका, मुझे लगता है पार्टनरशिप का तो इसी से, गुडविल का अगर हो गया तो सभी हो गया ना, और क्या बचा? एक LIC का है बस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और वो ऐसे ही बना लो वो भी।
रिटायरमेंट में उसमें डेथ में है क्या आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी? कटा हुआ है? कटा होगा तो फिर तो अच्छी बात। अब आपका रेशियो का भी हो गया है ना, तो ठीक है करो अभी, आज तो इतना ही है, ठीक है। अब मैं हफ्ते में 2-3 दिन क्लास लूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आएंगे अभी, तो ये सारे क्वेश्चन अभी तो मैंने सिर्फ वो कराए हैं जो आपने कर रखे हैं, तो उसमें से टेस्टिंग वेस्टिंग और थोड़ा समझे हैं। आपके डाउट्स भी होंगे तो वो भी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ओपनिंग टू क्लोजिंग कैपिटल, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब चीज़ें। एक चीज़ मैं आज करवा देता हूँ 5 मिनट के अंदर आपको। सेल प्राइस 1200 है और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट बताओ। 4 क्वेश्चन बताऊंगा, पहला। सेकंड, सेल प्राइस 1200 है, प्रॉफिट 16.66% या 20% कर लो, चलो 20%, कॉस्ट 1200 है, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट बताओ। थर्ड, सेल प्राइस 1200 है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस है, तो प्रॉफिट बताओ। और फोर्थ है, सेल प्राइस 1200 है, प्रॉफिट कॉस्ट 1200 है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस, तो प्रॉफिट। कर लोगे? कैसे होगा? पहले वाले का आ गया क्या, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कितना आएगा? ठीक है। और सेकंड, ठीक है, प्रॉफिट 240, कितना? 12 दूनी 24। ये समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करो, वरना 100 मान के करो। जैसे डायरेक्ट था कॉस्ट, और कॉस्ट ही दी है तो आप कर लो, लेकिन यहाँ पे सेल प्राइस दिया है लेकिन प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है, तो फिर कॉस्ट को 100 मानना पड़ेगा, ऐसे करके करना पड़ेगा। ये 6-7 के क्वेश्चन है, लेकिन पूछते हैं तो कर नहीं पाते हैं बच्चे, ठीक है। अब एक जनरल बेसिक क्वेश्चन, एक शेयर 400 रुपए का है, एक दिन वो 50% बढ़ गया मंडे को, लेकिन ट्यूसडे को वापस 50% गिर गया, अब उसका प्राइस बताओ। 300, 400 से हो गया वो 600, और 600 का आधा 300 चला गया, तो 300, ठीक है। चलो ठीक है, डाउट्स भी निकाल के रखना। फर्स्ट और रेशियो बुक हो गई है तो, और पार्टनरशिप भी हो गई है तो डाउट्स निकाल के रखना एक क्लास में, नेक्स्ट में। उसके बाद फिर नया टेस्ट ले, ठीक है, और फिर सेकंड वाली बुक कंपनी वाली कर लेंगे, तो उसमें भी आगे बढ़े। इको भी है क्या सर आज? अच्छा सर आए हो, बैठे हैं बच्चे, बैठे। मन तो क्या ही नहीं पसंद।